तो मुझे एक लड़की ने कांटेक्ट किया था, वो लड़की वैम्पायर थी उसको ना खून पीने की आदत थी, इंसानी खून पीने। वो बताती थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर्स है कि मैं बैठे बैठे सामने वाले का दिल पकड़ सकती हूँ, उसका दिल निचोड़ सकती हूँ। हर एक इंसान के ब्लड की ना एक खुशबू होती है और वो खुशबू सूंघ सकती है कि किसके ब्लड की कैसी खुशबू है। मतलब जब उसको तलब उठती थी ना खून पीने की, वो इतनी तगड़ी तलब उठती थी कि उसको पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ वो क्या कर रही है। तो ज्यादा तरक्की कर रहा है, चिढ़ के मारे उसके ऊपर करवा दिया, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। सोते सोते एकदम से उठ जाती, चीखें मारती, रोने लग जाती। वो बाहर निकल के देखा तो उस जो था रात की रानी का पौधा, उसके पास बैठी वो उससे बातें करती हुई खेल रही, जैसे कि कोई बैठा है उसके साथ, तो उससे बात कर रही है। वो इतनी तेज उसने चीख मारी थी कि जो आसपास के पौधे थे ना, उनके भी पत्ते नीचे गिर गए थे। बताता है 10 मिनट बाद जब वो शांत होने लगी तो वो खत्म हो चुकी, उसकी डेथ हो गई। और इसकी रात में इसकी मम्मी की आंख खुली ना, तो इसको इसकी बच्ची बिल्कुल साफ साफ खड़ी दिखाई दी बाहर उसकी आंगन में। लेकिन सिर्फ बच्ची नहीं, उसके साथ में एक औरत भी खड़ी दिखाई दी इनको। पौधे को काटने के बाद इनको पूरे घर वालों ने देखा कि वो छोटी बच्ची और वो औरत उनके घर से बाहर जाती है। उसके पापा को पीछे से आवाज आई किसी औरत की, बहुत ही मीठी आवाज में, कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम। और उसके बाद फिर वो जो औरत की आवाज थी ना, उसकी जगह एक आदमी की आवाज आई इनको कि तेरे को हम कितनी देर से आवाजें दे रहे हैं, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब देख हम तेरे साथ में क्या करते हैं। यूं रखा ना तो दम में मछलियां रखी थी क्योंकि दोपहर की मरी हुई थी, वो सारी ऐसे जोर जोर से हिलने लगी मछलियां। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, घोस्ट एक्टिविटी, ऐसी एंटिटीज के बारे में जो कि आपने बहुत बार सुनी होगी। जिन, पिशाच, कर्ण, पिशाचनी, यक्षनी और ऐसे बहुत सारी एंटिटीज जो अभी भी कहीं ना कहीं डिस्कवर की जा रही है। पंडुबा, ऐसे हम बहुत सारे डिस्कशन लेके आते हैं। आपकी भारी डिमांड पर हमेशा हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एंटिटीज के बारे में बताते हैं, कुछ रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो लोग जो इन चीजों से परेशान चल रहे हैं, जो अपनी दिक्कतें ऐसे चैनल्स पर लेके जाते हैं जैसे हमारे पास आती है, ऐसी हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इनका पहले भी पॉडकास्ट आया था, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपने कमेंट करे थे कि पार्ट 2 लेके आओ, तो आज दोबारा हम परवीन भाई को लेके आए हैं जो कि हिंदी हॉरर स्टोरीज रन करते हैं, बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताते हैं। अभी फिलहाल वो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आए जो ऑफ स्क्रीन हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि यार गेस्ट आए हैं तो क्यों ना उन्हें रूबरू कराया जाए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। तो फटाफट से एक बार परवीन भाई से उनके हालचाल पूछ के सीधा रियल इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं। कैसे परवीन भाई आप? मैं अच्छा हूँ अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे दोबारा मुझे इनवाइट करने के लिए, और ऑडियंस का भी शुक्रिया। ऑडियंस को जो फर्स्ट एपिसोड हमने शूट किया था वो ऑडियंस को बहुत पसंद आया, और एक स्पेशल थैंक्स आपके लिए अक्षय कि ऑडियंस को शायद ना पता हो, अभी कुछ दिन पहले मेरा चैनल हैक हो गया था, तो उसमें अक्षय ने मेरी बहुत हेल्प करी थी मेरे चैनल को रिकवर करने के लिए। तो उस हेल्प के लिए एक स्पेशल थैंक्स आपका भाई। बस देखो, जितना हमसे हो पाया हमने करा। भाई भाई है सारे के सारे जो हॉरर कम्युनिटी में, जितना हो पाया उतना। बस ये है कि कभी हमें भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको रीच करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखिए, परवीन जी के बारे में ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, पॉडकास्ट में भी आए थे। तो ये हॉरर स्टोरी जो है नरेट करते हैं जो रियल सब्सक्राइबर्स की होती है। आज वो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे किस्से लेके आए हैं। तो सबसे पहले परवीन भाई से पूछ लेते भाई, आज कहाँ के बढ़िया किस्से बताने वाले हैं? अक्षय, आज मैं आपको स्टार्टिंग करेंगे हम इंडिया की कुछ स्टोरी से। जैसे कि आपने बताया कि मैं अपने चैनल पर ऐसी स्टोरीज डालता हूँ जो कि मेरे व्यूअर्स मुझे भेजते हैं जी, उनके साथ घटी रियल लाइफ इंसिडेंट्स, और ऐसी कुछ स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो आज की स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना जी, ये है झारखंड स्टेट की। हमारे यहाँ पे स्टेट है झारखंड। तो ये स्टोरी मुझे भेजी थी करीब 3-4 साल पहले, और स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताऊं अक्षय, मैं अपने चैनल पर जितनी भी स्टोरीज डाल चुका हूं ना आज तक, उनमें से ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है ये स्टोरी। मीन वन ऑफ द ऐसी स्टोरी है जो कि विच इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। शायद इसलिए कि एक छोटी बच्ची से रिलेटेड स्टोरी है, और मेरी खुद भी एक छोटी बच्ची है। शायद इसलिए ये जो है ना, जब भी मैं इस टाइप की स्टोरीज के बारे में सोचता हूँ तो ये मेरे दिमाग में आ ही जाती है स्टोरी। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि हम सब जो व्यूअर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, हमारे लिए एक तरह का ये एंटरटेनमेंट का है ना जरिया हो सकता है, लेकिन जिन लोगों के साथ में बीतती हैं चीजें उनके साथ तो बहुत बुरा होता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। 2020-21 की है। हाँ नहीं, 2021 की जनवरी से स्टार्ट हुई थी ये स्टोरी। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में ना एक जिला है बिलासपुर करके, और ये बताते हैं, जिसने स्टोरी भेजी थी मेरे को, उनका नाम है मनीष राम नाम है उनका व्यूअर का। तो
उस बिलासपुर जिले के करीब 8-9 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, पेंद्रा नाम का कोई गांव है वहां पे छत्तीसगढ़ में। तो उस पेंद्रा गांव की ये स्टोरी थी जो ये सब कुछ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली क्या था, ये लोग ना गांव में रहा करते थे, इनकी ज्वाइंट फैमिली थी। ये जिसने स्टोरी भेजी, ये लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था और उसके चाचा की फैमिली और उनके बच्चे ये सब एक ही घर में रहा करते थे, है ना, दादा दादी वगैरह सब कुछ रहते थे। और गांव में जो घर होते हैं नॉर्मली आपने भी देखे होंगे, वो इस टाइप के होते हैं कि घरों के मतलब घर के साथ में ही अंदर ही बाउंड्री के अंदर ही एक छोटा सा आंगन टाइप होता है, बच्चा आंगन होता है, गांव में होता है, ऑलमोस्ट हर एक घर में ही ऐसा होता है। तो इनके घर में भी एक छोटा सा आंगन हुआ करता था। तो हुआ क्या था कि जनवरी 2001 में ना, जनवरी 2001 से तो इनके साथ में ये सब चीजें होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इससे कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने अपने आंगन में एक रात की रानी का पौधा लगाया था, छोटा सा रात की रानी। जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रात की रानी का बेसिकली एक ऐसा पौधा होता है कि इसके फूल रात में ही खिलते हैं। अच्छा जी। और जो फूल खिलते हैं ना, वो बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं। इनकी खुशबू ऐसी होती है कि दूर दूर तक जाती है इनकी खुशबू, इसीलिए इसको रात की रानी बोलते हैं। जैसे नॉर्मली जो दूसरे फूल होते हैं वो दिन में खिलते हैं, रात में मुरझा जाते हैं, लेकिन ये पौधा ऐसा होता है रात में ही खिलता है और दिन में मुरझा जाता है। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ना अपने घर पे रात की रानी का पौधा लगाया था उस आंगन में जो उनके घर में था। तो लगाने के बाद कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक रहा, कुछ हफ्ते 1-2 महीने, लेकिन फिर जनवरी के महीने से इनके चाचा की जो फैमिली इनके साथ में रहा करती थी, इनके चाचा के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र तब 3 साल थी, और उनका एक छोटा बेटा था जो 6 महीने या साल भर के करीब था उस टाइम। तो फिर हुआ क्या कि जनवरी के महीने से ना इनके जो चाचा की लड़की थी छोटी 3 साल की, उसकी तबीयत खराब रहने लगी, उस छोटी बच्ची की। स्टार्टिंग में अब होता क्या ना, जब छोटे बच्चे होते हैं 2.5-3 साल के, मुझे नहीं पता वो तब बोल पाती थी नहीं बोल पाती थी। मेरी बेटी जैसे अभी 2.5 साल की है तो बोल नहीं पाती है वो, बोलना नहीं, कुछ बच्चे लेट भी होते हैं। तो छोटे बच्चे अपनी परेशानी को बता भी नहीं पाते हैं और ये सब चीजें होती हैं उनके साथ में। तो वो बच्ची दिन भर रोती रहती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं करती थी। लेकिन जनवरी के महीने के एकदम बाद से उसकी मतलब तबीयत खराब रहने लगी, आए दिन बुखार होने लगा, दिन भर रोती रहती, चिड़चिड़ा उसका बहुत स्वभाव हो गया था। तो स्टार्टिंग में तो उसके पेरेंट्स को, घर वालों को ये लगा कि भाई छोटा बच्चा है, हो सकता है ना मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हों, या शायद ठंड लग गई होगी, बुखार उस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि सर्दी का तो टाइम था ही, वो जनवरी का महीना था। तो उन्होंने काफी डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया उस बच्ची को, लेकिन डॉक्टर्स की दवाइयां देते बच्ची को, ठीक हो जाती, फिर 2 दिन बाद फिर से वही सब चीजें उसके साथ में स्टार्ट हो जाती, दिन भर रोना धोना और ये सब। अब हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये चला उसके साथ में। तो फिर इनको लगा कि भाई किसी और, क्योंकि गांव में तो इन सब चीजों को मानते हैं ना, ऊपरी चीजों को, ये सब चीजें। तो इन्होंने किसी बाबा वगैरह को भी दिखाया वहां पे, गांव के जो लोकल इनके होते होंगे, लेकिन कोई भी पता नहीं चल कर पा रहा था कि उस बच्चे के साथ तो प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो 15-20 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब पहले 15-20 दिन तक उसकी तबीयत ही खराब रह रही थी, है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, रोती थी। लेकिन 15-20 दिन बाद वो क्या होता, रात में वो सोते सोते एकदम से उठ जाती, चीखें मारती, रोने लग जाती। और अक्सर क्या होता, जब वो उठती ना रात में, तो वो जिद करती है अपने घर वालों से कि वो जो रात की रानी का पौधा है, मेरे को उसके पास जाके खेलना है। वो इस टाइप की जिद करती। तो तब भी घर वालों को इतना सीरियस नहीं लगा मामला, कि उन्होंने सोचा भी छोटी बच्ची है शायद, है ना, बाहर खेलने की जिद कर रही होगी, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक रात इसकी मम्मी की आंख खुली बच्ची की, तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं अपने कमरे में सो नहीं रही थी, छोटी बच्ची। हाँ, छोटी बच्ची। और वो बाहर निकल के देखा तो उस जो था रात की रानी का पौधा, उसके पास बैठी, वो उससे बातें करती हुई खेल रही, जैसे कि कोई बैठा है उसके साथ में, उससे बात कर रही है वो इस तरीके से। तो ये बात उन्होंने अपने घर में बताई। तो अब घर वालों को भी यकीन होने लग गया कि नहीं, कुछ ना कुछ पक्का कोई ऊपरी चक्कर है। तो फिर उन्होंने और 1-2 बाबा वगैरह से पता किया, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि प्रॉब्लम असल में हो क्या रही है। लेकिन फिर किसी बाबा ने इनको बताया कि भाई एक काम करो, इस लड़की के साथ में दिक्कत है, इसको इस घर से तुम दूर ले जाओ, कहीं कोई रिश्तेदार का घर है दूर, वहां पे लेके जाके उसको छोड़ दो कुछ टाइम, ये ठीक हो जाएगी अपने आप। फिर भी दिक्कत ही नहीं पता चली। नहीं, उस टाइम पे दिक्कत नहीं पता चल रही थी कि हो क्या रहा है। और इन बिटवीन वो लड़की जा के बैठा करती है। हाँ, वो रात में उठती, चिल्लाने लग जाती और जिद करती उसके साथ में खेलने की। सिर्फ रात को भी या दिन में भी? नहीं, रात के टाइम, सिर्फ रात के टाइम, क्योंकि रात की रानी का पौधा सिर्फ रात में खिलता है, रात में जिद करती थी वो।
तो इन्होंने क्या किया, इनकी बुआ का कोई घर था, उनके फूफा का, वहीं आसपास ही किसी गांव में था, ज्यादा दूर नहीं था, 5-7 किलोमीटर के दूर था वो। तो उन्होंने उस बच्चे को वहां पे छोड़ दिया, बुआ के यहाँ पे। इनको लगा था कि भाई बाबा ने बोला है कि घर से दूर कर देंगे लड़की को तो ठीक हो जाएगी लड़की, लेकिन वहां जाने के बाद भी उसके साथ में वही सब चीजें होने लगी। अब वो रात की रानी का जो पौधा था उससे तो वो दूर चली गई थी, तो उसके पास तो वो नहीं खेलती थी, लेकिन वो सब चीजें जैसे रात में एकदम से डर के उठना, चिल्लाना, और है ना, उसकी सेहत एकदम से बहुत ही कमजोर हो गई थी लड़की, ये सब चीजें उसके साथ अब भी होती रही, उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं हो रही थी। और जनवरी के महीने में स्टार्ट हुआ था, और फिर अप्रैल के महीने में एक दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे वो लड़की सोते सोते, मतलब सोई हुई थी उस टाइम पे, सोते सोते उसने इतनी जोर की चीख मारी ना लड़की। ये जिसने स्टोरी सेंड की है ये बंदा बताता है कि उस टाइम पे वहीं पर ही था उनकी बुआ के घर पे। वो लड़की 10 मिनट तक कंटिन्यूस चीखती रही, इतनी तेज उसने चीख मारी थी कि इनके जो आसपास के पौधे थे ना उनके भी पत्ते नीचे गिर गए थे, ये बताता है। इतनी तेज उसने चीख मारी 10 मिनट तक, आस पड़ोस के सब लोग आके देखने लगे क्या हो गया बच्ची को। और फिर 10 मिनट बाद जब वो शांत हुई ना लड़की, तब वो खत्म हो चुकी थी, उसकी डेथ हो गई। और बच्ची तो थी 3 साल की। तो फिर डेथ हुई, तो ये बॉडी को लेकर आया अपने घर पे, उसकी बुआ के यहाँ से अपने घर पे लेके आया, फिर दिन में उसका दाह संस्कार वगैरह किया। तब भी सब लोग यही सोच रहे थे कि यार चलो बच्ची की तबीयत खराब थी कई दिनों से, मतलब दुख तो था बच्ची को खोने का, लेकिन एक ये वाली भी फीलिंग थी कि बच्ची को मतलब इस परेशानी से छुटकारा मिला जो इतने दिनों से इसके साथ में चल रहा था। लेकिन अभी भी असल रीजन किसी को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा था लड़की के पास में, क्योंकि भाई ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। हाँ। कि बच्ची चिल्लाती रही 10 मिनट और उसके बाद मेरे को लगा कुछ निकल के एंटिटी आई होगी, एकदम से खत्म ही हो गई। जब मैंने स्टोरी डाली थी ना अपने चैनल पे 3-4 साल पहले, मैंने स्पेशली अपने मतलब बोला था स्टोरी में कि इसके घर वालों को क्यों नहीं समझ में आई ये बात कि इस लड़की के साथ कोई बड़ी पैरानॉर्मल दिक्कत है, वो क्यों उस चीज का वेट करते रहे किसी अनहोनी के होने का। मेरे को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी। खैर अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये घर में लेके आया उस लड़की को और उसका अंतिम संस्कार वगैरह किया। फिर ये बताते हैं कि इनको अब ये लग रहा था कि भाई चलो जो भी था अब यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन उसी रात से जिस दिन उस लड़की की डेथ हुई, उस रात के साथ ही इसकी जो चाचा चाची थे जिनकी वो बेटी थी, उनको रात में सोते सोते ऐसी आवाज आती जैसे इनकी बेटी इनको आवाज दे रही है, और इनके जो छत थे उस पे किसी बच्चे के भागने की आवाजें आती। वो छोटी छोटी पायल पहनती थी अपने घर आ गए थे। हाँ, घर पे आ गए थे ना, वो कुछ दिनों के लिए छोड़ रखी थी। और डेथ वहां हुई थी वो। हाँ, अप्रैल के महीने में, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में उसकी बच्ची की डेथ हो गई थी। तो उस रात के बाद से इसके साथ में फिर इनको मतलब ये पता लगने लग गया कि भाई वो लड़की बच्ची हमारी आ गई है वापस, उसकी मुक्ति नहीं मिली। और उसके भागने की आवाज आती, वो पैरों में छोटी छोटी पायल पहनती थी, वो पायल बजती, उसकी आवाज सुनती, इसके कानों में पापा पापा इस टाइप की आवाजें आती इसके पापा मम्मी के कानों में। तो 2-3 दिन तो ऐसा चला, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद क्या हुआ, इसकी रात में इसकी मम्मी की आंख खुली ना, तो इसको इसकी बच्ची बिल्कुल साफ साफ खड़ी दिखाई दी बाहर उसी आंगन में, उस पेड़ के पास में, पौधे के पास में, रात की रानी। लेकिन सिर्फ बच्ची नहीं, उसके साथ में एक औरत भी खड़ी दिखाई दी इनको, लेकिन वो औरत साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी, साये के रूप में थी, लेकिन वो ये दिखाई दे रहा था कि वो हंस रही है इसको देख के। वो हंसी ऐसी थी जैसे कि वो मजाक उड़ा रही है उसकी माँ का, कि देख मैंने तेरी बच्ची को ले गया, इस टाइप से। तो इन्होंने ये सारी चीज बताई अपने मतलब घर वालों को। तो तब तक तो मतलब ये जो आवाजें आ रही थी घर में, ये सब घर वालों को फील हो चुका था ये सब चीजें। तो फिर इनको किसी ने एक बहुत ही बड़े बाबा के बारे में किसी को बताया कि भाई आप एक बार उनसे पता करो। और एक और चीज, इनका जो छोटा बेटा था ना 6 महीने और साल भर का था, वो भी उसकी भी तबियत खराब होने लग गई थी। अब बच्ची तो चली गई थी इनकी, लेकिन फिर उसके बाद वो बच्चा भी बीमार पड़ गया। छोटा था, छोटा 6 महीने 1 साल भर के करीब था। मतलब बच्ची बड़ी थी, 3 साल की थी, और बच्चा वो लड़का छोटा था। तो लड़के की भी तबियत खराब होने लग गई। तो फिर इनको किसी दूसरे बाबा के बारे में पता चला जो कि बहुत ही माने वो बाबा थे इनके इलाके के। तो इन्होंने उन बाबा को अपने यहाँ पे बुलाया। अब वो बाबा जो थे ना, वो सिर्फ रात के टाइम पे ही जाया करते थे घर पे, जिसके भी घर पे उनको जाना होता था ये सब चीजें ठीक करने के लिए। तो उस रात को वो आए बाबा, तो उन्होंने उनको बिठा के तसल्ली से उनको सारी बातें बताई। रात के करीब 8-9 बजे वो बाबा आए थे, और गांव के
मतलब एरिया में तो रात के 8-9 बजे तो बहुत देर हो जाती है, सो जाते तो सब हैं। सो जाते हैं, है ना, जगते नहीं है। वो भी 2001 की बात हम कर रहे हैं। तो वो रात में आए बाबा, तो इन्होंने सारी चीजें उनको बताई तसल्ली से, A to Z जो भी कुछ हुआ। आई थिंक इंसिडेंट 2021 का होता है। 2001 में 2021 बताया, क्योंकि आपने कहा था 3-4 साल पहले की स्टोरी है। नहीं 2001, 3-4 साल पहले मुझे भेजी थी उस लड़के ने। अच्छा। 3-4 साल पहले मैंने अपने चैनल पर डाली थी स्टोरी, लेकिन इंसिडेंट था 2001 का। ठीक है। तो वो बाबा आए तो उन्होंने सारी चीजें बताई। फिर उन बाबा के हाथ में कोई माला थी, मतलब जैसे होता है नॉर्मली बाबाओं के पास में। तो उन्होंने पूरे घर में अपने मंत्र पढ़ते हुए चक्कर लगाने लगे, हर एक कमरे को चेक किया। फिर घूमते ये उस रात की रानी के पेड़ पौधे के पास में आके रुक गए। और वहां पे फिर उन्होंने क्या किया, आंखें बंद करके उसको कुछ मंत्र पढ़ा, फिर उसका एक पत्ता तोड़ा और आके बैठ गए और फिर अपना मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने उनको सारी बात बताई, इनके घरवालों को। उन्होंने पूछा कि तुमने कब लगाया ये रात की रानी का पौधा? उन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने पहले लगाया था। तो बताया तुमको पता है ये रात की रानी का जो तुमने पौधा लगाया इसकी खुशबू कितनी दूर तक जाती है? वो बोले कि हाँ खुशबू तो जाती है इसकी, तो वो इसकी क्वालिटी है रात की रानी के पौधे की खुशबू जाना। तो उसने बताया कि हुआ क्या है कि इसकी खुशबू का पीछा करते करते एक कोई चुड़ैल ना इस पौधे के ऊपर आ गई है। और तुम अपने घर में जो है किसी अपने उसकी पूजा नहीं करते हो, जो भी देवी देवता होते हैं तुम्हारे, तो किसी मतलब शक्ति ने इसको रोका भी नहीं यहाँ पे आने को। क्योंकि होता क्या ना, हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुल देवी होती है उनकी पूजा करते हैं, तो वो रोकती है इस तरह की चीजों को, ऊपरी चीजों को आने नहीं देती। तो उनके घर में ये पूजा नहीं करते थे, तो किसी ने रोका भी नहीं, वो अपने आके उस पेड़ के ऊपर रहने लग गई। और उस औरत को ये बच्ची पसंद आ गई थी, तो उस औरत ने इस बच्ची को मारा। और अब वो इस बच्ची को तो ले गई है, लेकिन वो ये कह रही है कि मैं इसके बेटे को भी लेकर जाऊंगी। तो जब उसने ये बात बताई बाबा ने, तो उसकी सब रोने लगी उस बच्चे की माँ की, नहीं हमारी तो बेटी चली गई, अब बेटे को भी ले जाएगी तो हमारे पास क्या रहेगा, ये सब चीजें। तो उस बाबा ने बताया कि कोई बात नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कुछ करूंगा। मुझे अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रोज रात आकर पूजा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, चलो आप कुछ भी करो, हमारे बच्चे को बचा लो। फिर क्या हुआ, रात में ही आते थे ये, इन्होंने बोला था कि मैं अगले दिन आऊंगा। पहली रात तो इन्होंने बताया कि भाई ये सब चीजें, अगली रात से वो पूजा स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन फिर अगली रात क्या हुआ, जब वो आ रहे थे ना गांव में, तो वो औरत इनको घुसने ही नहीं दे रही थी गांव के अंदर। ये बताते हैं कि कभी वो सांप बन के आ जाती, कभी इनके रास्ते में एकदम से बड़ा पत्थर कोई आ जाता, मतलब अड़चने पैदा कर रही थी कि वो इनके घर पे पहुंच ना पाए। लेकिन जैसे तैसे ये बाबा आते और उनके यहाँ पे जो है रोज रात में पूजा करते, हवन वगैरह करते। और फिर 4-5 दिन उन्होंने हवन किया। फिर जो आखिरी दिन था हवन का, उस टाइम पे उन्होंने बाबा ने बताया कि आज ये रात है जब ये पौधा यहाँ से काटना पड़ेगा तुम लोगों को, यही एकमात्र तरीका है इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का। और ये बताते हैं कि आस पड़ोस का तो कोई था नहीं, सिर्फ इनके घर के ही थे, क्योंकि काफी रात का टाइम था। तो जब ये पौधा काट रहे थे ना उसको, तो ये लड़का बताता है जिसने स्टोरी भेजी है कि पेड़ कट ही नहीं रहा था आरी से, मतलब पतला पेड़ था, ऐसा मोटा उसका तना नहीं था, पतला पेड़ था, लेकिन वो भी कट नहीं रहा था। और उसको काटते हुए ऐसी आवाजें आ रही थी इनके घर से जैसे इनका पूरा घर रो रहा हो, बहुत ही मनुष्यत वाली आवाजें। लेकिन एंड में जैसे तैसे बाबा ने मंत्र पढ़ के अपना हवन की शक्ति से चीजों को कंट्रोल किया और उन्होंने उस पौधे को काट दिया। और जब इन्होंने पौधा काटा ना, पौधे को काटने के बाद इनके पूरे घर वालों ने देखा कि वो छोटी बच्ची और वो औरत इनके घर से बाहर जा रहे थे। और तब जाके उस बच्ची को मुक्ति मिल सकी। मतलब मुक्ति तो खैर क्या, वो औरत वो अपने साथ ही ले गई, बस वो किसी भी लोक में चले गई। हाँ, जब तक उसकी इस धरती पे उम्र लिखी होगी तब तक वो रहेगी, फिर उसको मुक्ति मिलेगी बच्चे को। तो कहने का मतलब कि सिर्फ एक रात की रानी के पौधे, किसने क्या सोचा होगा कि यार इतनी बड़ी मुसीबत एक पौधे की वजह से आ जाएगी, लेकिन उस पौधे की वजह से जो है, और बताते ही है परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए। भाई मेरा ना एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे जनता है ये इस चीज को नहीं समझते, परफ्यूम इत्र या फिर ऐसी चीजें कॉस्मेटिक्स वगैरह, आपको क्या लगता है कि क्या ये खुला इनविटेशन है? देखो अक्षय, मैं बताऊं, जब तक नहीं होता तब तक नहीं होता, और ये चीजें होने में सिर्फ 1 सेकंड लगती है। पकड़ लेती है ना जब कोई चीज, तो उससे पीछा छुड़वाने में पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन वो पीछे छोड़ती नहीं है चीजें।
ऐसी 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 चीजें होती हैं ये। आप यंग जनरेशन को कैसे फिर समझाना चाहोगे भाई कि ये सब मत करो? यार अक्षय हमारे देखो मैं तो साफ बताता हूँ, जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो जैसे लोग आ जाते हैं कि आप अक्षय हो, फोटो वोटो क्लिक करवाते हो, भाई उनमें से भी अलग ही फ्रेग्रेंस इत्र, जैसे मैं अभी किसी से मिला था, उन्होंने पता नहीं क्या चॉकलेट फ्लेवर इत्र लगाया हुआ था और उन्होंने कुछ ऐसे करा होगा कि मैं हाथ रख लूं, कोई फीमेल थी, उन्होंने जस्ट ऐसे साइड में यूं खड़ी हुई, भाई आप मानोगे नहीं मेरे पूरे शर्ट में ना उसकी फ्रेग्रेंस कम से कम 3 दिन तक रही थी और मैं इन चीजों से बहुत इरिटेट होता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें इस तरीके से जो लोग लगा के घूम रहे हैं वो खुले में इन्विटेशन दे रहे हैं? और क्या बोलना चाहोगे भाई, ऐसे लोगों को रोक सकते हो? देखो मैं तो यही बोलूंगा अक्षय इस बारे में, ये ना एक तरह से, मतलब मैं हल्की बात नहीं बोलूंगा, ये एक तरह से अपनी जान से खेलने वाली बात है। क्योंकि लोग ना समझते नहीं है कि ये चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, ये चीजें आने में सिर्फ 1 सेकंड लगती है, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाते ना पूरी तुम्हारा, मतलब कितने मामले ऐसे होते हैं कि खुद भी आदमी मर जाता है, उसके आने वाली पुश्तें भी उस चीज को ढोती रहती हैं। इतनी ये चीजें इफेक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी यंग जनरेशन ठीक है, परफ्यूम वगैरह का बहुत आजकल चल रहा है। अगर आपको परफ्यूम लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप अपने कन्फाइंड स्पेस में रहो, अपने घर में रहो, क्लब्स में जाओ, गाड़ी के अंदर रहो। आप किसी मतलब सेक्लूडेड जगह पे मत जाओ, शमशान घाट जैसी जगहों पर या इस तरह की जगहों पे मत जाओ जहां पे कि इन चीजों का बसेरा होता है। क्योंकि देखो भूत तो होते हैं, मेडिकल साइंस नहीं मानता, वो एक अलग चीज, अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मन में। भूत होते हैं और ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। मीठी चीज हुई, नॉन वेज हुई, इन चीजों की तरफ ये आती हैं चीजें और ये इनका भोग लेती हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें करके दारू वगैरह लेके, परफ्यूम वगैरह लेके आप किसी शमशान घाट में जाओगे, ऐसी जगह पे जाओगे तो 100% अट्रैक्ट होंगी। और बहुत सारे मामलों, अब जैसे देखो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे गए, हम तो वहां पे गए, हमारे साथ नहीं हुआ कुछ भी, तो ये इसका मतलब ये सब कुछ फर्जी है। देखो कोरोना आया था, कितनी मौतें हुई थी कोरोना के टाइम, तो अब कोई ये बोले कि भाई मैं तो नहीं मरा, इसका मतलब कोरोना तो नहीं था, तो ये क्या, ये कोई लॉजिक है इस बात? नहीं भाई, आपको नहीं हुआ, आप बच गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोरोना ही नहीं था। कोरोना तो आया था, लोग मरे भी थे उसके चक्कर में। आपके साथ तुक्के की बात है कि भाई आपको नहीं हुआ या हुआ, आपकी जान बच गई, वो एक तुक्के की बात है, बाई चांस की बात है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोरोना ही नहीं था, या फिर ये नहीं कि भूत प्रेत ही नहीं होते हैं। ये सब चीजें होती हैं भाई। दुनिया का हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन इन चीजों को मानता है। और ये चीजें किस लेवल तक की हो सकती है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन होगा। जैसे कि आपने बताया कि वो जो चुड़ैल थी उस बच्ची को अपने साथ लेके चली गई, फिर उसके बाद आपने बोला कि वो मुक्त हुई नहीं हुई जब तक उसकी आयु लिखी होगी। तो जैसे आप भगवान पे भी भरोसा करते होंगे कहीं ना कहीं, जब भूत प्रेत पे करते हैं और भगवान पे ज्यादा ही करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये लिखा हुआ था पहले से कि इस लड़की का जाना है, या फिर कोई अकाल मृत्यु हो गई घर वालों के, मतलब ये जो रात का पौधा था लगाने से कि बच्ची की इस तरीके से खात्मा हुआ कि चुड़ैल अपने साथ ले गई, तो उस लड़की की जो उम्र है वो उतनी ही रहेगी, या भगवान इस चीज को देखेंगे कि भाई ये तो किसी का करा धरा है, बीच में कोई एंटिटी करके चलेगी, तो इसकी उम्र को थोड़ा कम करके उसे मुक्ति की तरफ भेजेंगे? देखो मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं ना, ऑनेस्ट ओपिनियन ईमानदारी से, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। सब कुछ पहले से लिखा होता है। जब हम आते हैं हमारा सब कुछ लिखा हुआ होता है, किसके साथ क्या होना है। कुछ एक चीजें हैं जो हम अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम अपनी मेहनत हम बदल नहीं सकते हैं। इस बच्ची की किस्मत में था इसको मरना है, नहीं मरना होता ना इसको तो इनके घर वाले इलाज करवा लेते, इनको कोई बाबा मिल जाता, कोई शक्तिशाली ताकतवर बाबा मिल जाता जो उस बच्ची का इलाज कर पाता, लेकिन उस बच्ची की किस्मत में नहीं था, उसमें था ही, उसकी मौत लिखी थी उसकी। अब इसी को ना आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज बताता हूँ। कल ही मेरे पास एक इंसिडेंट आया जो मैं जनता के सामने लेके आना चाहता हूँ। दिल्ली में ही द्वारका के आसपास एक कपल था और ये बात हो गया आई थिंक 16-17 की, जब सेंट्रो चला करती थी गाड़ी। ये लोग क्लब्स वगैरह में जाते थे, पब्स वगैरह में जाते थे। 2 कपल थे, लड़का लड़की, मतलब एक कपल आगे बैठा करता था, जैसे सेंट्रो में आगे बैठते पीछे बैठते थे। ये जाते थे क्लब में
कभी ड्रिंक करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी चिकन खाते थे, नॉनवेज वगैरह खाते थे, कभी नहीं खाते थे। ये जब आते थे ना, तो इनमें जो एक लड़का था, उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, उस लड़के की सबसे गंदी आदत थी कि वो सबको डराने के लिए ना जबरदस्ती गाड़ी को शमशान के पास लेके जाता था। अच्छा। और आप ये देखना, ये लड़के हवाबाजी के चक्कर में ही गलतियां करते हैं कि लड़कियां होंगी तो इन्हें डराएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ये बार बार गाड़ी को शमशान के पास जाकर रोकते थे। क्या हुआ, जो लड़की थी जो आगे बैठा करती थी, इसी की गर्लफ्रेंड जो लेके जाता था गाड़ी चला के, वो हमेशा मना करती थी कि मत कर यार, मेरे को डर लगता है, और उसी से मजे लेने के लिए बार बार ये शमशान के पास लेके जाता था। एक रात क्या हुआ, जब ये शमशान से मजाक मस्ती करके वापस आ रहे थे, तो अचानक से लड़की को दिखता है कि पीछे कोई है, गाड़ी के पीछे कोई एंटिटी दिखी उसे, औरत की जिसका आधा फेस जला हुआ था। तो लड़की ने अचानक से वहां पर रिएक्ट कर दिया कि कौन है कौन है, और लड़के ने क्या करा, वहां पर खुले में पता क्या बोल दिया कि तुम्हें ही क्यों दिखती है, कोई चीज अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखती, दे दिया चैलेंज। अब क्या हुआ, उस दिन के बाद से ये लोग पार्टी में तो जाते थे, जैसे क्लब्स वगैरह जा रहे हैं रात को, लेकिन होता क्या था, लड़का जो था ना, वो उसके अंदर और चुल आ गई इस चीज की, वो जाके और मजे लेगा। वो बार बार शमशान के पास लगा था और बार बार शमशान में चैलेंज दिया करता था कि अगर ये कोई चीजें हैं तो मेरे को दिखो, मेरे ऊपर आओ। भाई इसका जो अंत है ना, मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे इतना अनएक्सपेक्टेड था उसका अंत। लड़की बार बार मना करती थी, मत करो मत करो मत करो। लड़की इतना ज्यादा ट्रॉमा में आ गई थी, उसने अपनी, उसके पापा नहीं थे लड़की के, तो उसने अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी ऐसे हम रात को जाते हैं, और उसकी लड़के की आदत है वो बार बार शमशान में लगा देता है। तो उसकी मम्मी वैसे ही डरी रहती थी, क्योंकि पिताजी तो है नहीं, एक इकलौती लड़की है, वो मना करती थी नहीं तेरे को मैं उसके साथ नहीं जाने दूंगी। भाई मैं सुन के ना हिल गया था। तो जैसे इनका रोज आपस में घूमना फिरना होता था, एक दिन लड़के ने लड़की को मैसेज करा कि आज मूवी देखने चल रहे हैं हम शाम को, और तैयार मिलियो। तो लड़की ने बोला कि मम्मी ने मना करा है तेरी हरकत देख के कि तू बार बार शमशान में गाड़ी लगा लेता है, और मेरे को बहुत डर लगता है, मैं कितने दिनों से सोई नहीं हूँ, और मेरी मम्मी इस चीज को ऑब्जर्व करती है, तो उन्होंने तेरे साथ जाने के लिए मुझे बिल्कुल मना करा हुआ है। अब इसने क्या करा, उस लड़की को मैसेज ड्रॉप किया कि अगर तू नहीं आएगी तो मैं अपने आप को मार दूंगा। इस लड़की ने खूब समझाया, उसे पहली बात तो बिलीव ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वो भी एक रीजन है, क्योंकि उस लड़की ने बताया कि अक्षय जब भी हम कभी क्लब से आते थे, मूवी देख के आते थे, क्लब से आते थे, तो वो लड़का बहुत स्मार्ट था, दिखने में अच्छा खासा गोरा था, अपने आप को वेल मेंटेन रखता था। तो कभी ऐसा होता नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में छीना छपटी होती है, तो उस लड़के को हल्का सा निशान भी लग जाता था ना, तो वो लड़का बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि मेरे को निशान क्यों दिया, कहीं ना कहीं रह जाता है निशान। इस लड़की ने बताया कि वो लड़का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था इन चीजों का, और एट द एंड हुआ क्या, जब उस लड़के ने बोला कि या तो आप आ जाओ वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगा, इसने बोल दिया कि तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लो, बट मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि मम्मी नहीं आने देगी। और भाई सुबह जब उस लड़के के गेट खोला गया जहां पर वो रहता था, उस बंदे ने खुद को टांग लिया था फंदे से। अब हुआ क्या, केस रजिस्टर्ड हुआ कि भाई इसने तो कुछ करा है, तो किसी के बोलने कहने पे तो नहीं करा। तो जब लड़के के मोबाइल चेक करा गया तो उसकी चैट्स वगैरह निकली, लड़की से पूछताछ हुई, तो लड़की ने साफ बोल दिया कि हाँ हम एक रिलेशन में थे और मैंने इसे मना करा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, इसने मुझसे बोला कि मैं ये कर लूंगा। तब लड़की ने बस ये बोल दिया तेरा जो मन करे कर ले, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। तो लड़के ने ये एक्शन उठा लिया। अब वो आके लड़की बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चली गई थी कि मेरी वजह से हो गया। और लड़की की जो बहन थी ना कहीं वो भी इसके सोशल मीडिया पे कमेंट डाल देती थी कि तेरी वजह से मेरा भाई चला गया, ये हो गया। तो इसने क्या करा, सोशल मीडिया भी छोड़ दिया। अभी लास्ट जब मेरी इससे बात हुई कि मैं अपनी कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, तो इसने मेरे को बताया कि जैसे होता है ना कि पुराने दोस्त मिलते हैं, अभी तो इस लड़की की शादी वादी हो गई, तो जब दोस्त वगैरह मिले तो ये बहुत ज्यादा उनको देख के ऐसा हो गया कि यार ये तो वही दोस्त है उस टाइम के जो हम मिलते थे, उठते थे, बैठते थे। तो वो दोस्त आया इसके पास और बोला कि तू क्यों परेशान रहती है, क्यों इतना डिप्रेस रहती है उसके चक्कर में। तो इसने बोला कि यार मेरी वजह से पता नहीं ऐसा हुआ है नहीं हुआ, उसकी फैमिली कब तक मुझे ब्लेम करेगी। तो उस लड़के ने बोला कि तू अगर इस चीज के वहम में है ना तो हम किसी को दिखा लेते हैं। इन्होंने जब दिखाया तो इन्हें पता चला कि उस लड़के का मूवी से रिलेटेड कोई संबंध था ही नहीं। दिखाने वाले ने बताया कि जब ये शमशान के पास जाता था और चैलेंज करता था तभी से ये ऑलरेडी पोजेस हो चुका था। पोजेस होने के बाद कोई एंटिटी थी जो इसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता था कि मेरे साथ कोई रहे। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था इस चीज को कि मेरे साथ कोई और है, मुझे परेशान कर रहा है। जिस दिन इसकी गर्लफ्रेंड ने आने से मना कर दिया उसी दिन वो एंटिटी इसके ऊपर हावी हो गई। और ये जो चैलेंज देने वाली चीज होती है ये इतना नुकसान दे जाती है ना इंसान को कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई बंदे की। और लड़की अभी भी उभर नहीं पाई है। मैंने उसे बोला कि मैं फिर आपकी रिकॉर्डिंग पे वीडियो बना देता हूँ, तो बार बार कभी हाँ बोल रही है कभी ना बोल रही है, ये सोच के कि उसकी फैमिली वालों को कैसा लगेगा। तो एट द एंड वो
प्लान ड्रॉप ही हो गई। मतलब मैं आपको बताऊं अक्षय, मैंने भी अपने चैनल पे इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज डाल रखी हैं जहाँ पे कि जबरदस्ती लोगों ने अपने सर पर मुसीबत ली है इस तरह की चीजों का मजाक उड़ा के। मतलब ठीक है, आप लोग नहीं मानते हो पैरानॉर्मल चीजों को, भूत प्रेतों को नहीं मानते हो, ठीक है, लेकिन उन चीजों को मजाक मत उड़ाओ ना। उन चीजों को ऐसे मत लो कि यार कितनी स्टोरीज ऐसी हैं जहाँ पे कि दोस्तों में चैलेंज हुआ कि तू जाके वहां पे ये काम करके दिखा, उसने ये करा तो उसके पीछे चीज लग गई। या फिर कहीं पे किसी ने कोई सुसाइड करा था किसी पेड़ पे, वहां पे जाके किसी ने कुछ चैलेंज किया और उसके पीछे चीज लग गई। इस टाइप की इतने इंसिडेंट्स होते हैं और वही जबरदस्ती अपने ऊपर मुसीबत लेने वाली बात है। खैर, अगर जनता यहाँ से समझना चाहेगी तो समझ लेगी। आते भाई नेक्स्ट जो किस्सा आप बता रहे थे हिमाचल का। हाँ, मैं नेक्स्ट किस्सा आपको बताता हूँ अक्षय, लेकिन एक और चीज मेरे दिमाग में आई जी। अभी फर्स्ट स्टोरी जो छोटी बच्ची वाली थी ना, इसी के बारे में। छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि छोटे बच्चों के साथ में होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे उसको बता नहीं पाते हैं क्योंकि एक तो वो छोटे होते हैं, दूसरे वो रोते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनकी जिद समझ के, उनका बिहेवियर समझ के उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन असल में वो चीजें कुछ और हो रही होती है उन बच्चों के साथ में। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ही ज्यादा रोता है ना, अपनी मम्मी के ऊपर हाथ उठाता है, पेरेंट्स पे हाथ उठाता है, उसका व्यवहार बहुत बेकार है, उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे चांसेस है उस बच्चे के साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, कोई पैरानॉर्मल एंटिटी जुड़ी हुई है। और ठीक है, नहीं मानते हैं लोग, लेकिन अगर किसी के बच्चे के साथ में ये सब हो रहा है ना, तो एक बार आप थोड़ा सा उसका इलाज करवा के देखो, हो सकता है वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है छोटे बच्चों के साथ में। और खैर ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाता है कितने केसेस में। देखो भाई, मैं अपनी हर वीडियो में लगभग ये चीज बोलता हूँ कि जब इंसान को एक जिंदगी मिलती है ना, तो कभी भगवान ये सोच के जिंदगी नहीं देता कि इसे सबसे ज्यादा तकलीफें मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो रही है और वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ रहा कि कोई चीज उसके साथ है जो चीजें परेशान कर रही है। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि जब मैंने 2016 में ये चैनल स्टार्ट करा था अपने YouTube का, 2017 में मेरा बंद करने का रीजन यही था कि इतने सारे लॉसेस, इतने सारे फ्रेंड्स सर्कल में इतना सब कुछ हुआ। और जब 2023 में मैंने इसे शुरू करा तो मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड था जहां पर मैंने उन्हें दिखाया, तो मुझे पता चला 2016-17 में मेरे साथ कोई एक फीमेल एंटिटी थी जो 2023 तक मेरे साथ रही, जिसने मेरा बहुत लॉस कराया। 2023 जब मैंने सारी चीजें ठीक करवाई, उसके बाद मेरा वो टाइम आया जहां पर कोई चीज मेरे साथ अच्छी हुई है। यूट्यूब पे आप जैसी ऑडियंस कनेक्ट हुई, भाई जैसे कनेक्ट हुए, वरना इस दौरान ऐसा टाइम था। और 2016 से भी पहले बहुत अच्छा टाइम था हम दोस्तों का। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे लॉसेस पहले हुए थे, हम दोस्ती में बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपके साथ कोई चीज आ जाती है तो वो आपकी ग्रोथ, वेलनेस, हेल्थ सब रोक देती है, वेल्थ वगैरह सब रोक देती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो इस चीज को समझ लो कि बच्चा भी अगर आ रहा है और उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा है, तो भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज का हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले बाल कुल देवी देवताओं के उधर उतरते हैं। कुछ लोग नहीं बिलीव करते, वो क्या करते हैं, घर पे बुलाएंगे और नॉर्मली जो सैलून में होते हैं उनसे कटवा दिए और कहीं भी फेंक दिए। अगर उस बाल को यूज करा जाए तो आपका बच्चा पूरी जिंदगी वशीकरण में रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो बुजुर्ग बताते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं पता लोगों को। पितरों की जो मुक्ति का पिंड दिए जाते हैं वो भी नहीं होते, सही से जो क्रियाएं होती है वो भी नहीं होते, मंत्र पाठ भी नहीं होते, तो पितृ दोष लग जाते हैं। ऐसी चीजें तो है ही जो हम ब्राह्मण्स वगैरह में देखी जाती है चीजें। अक्षय, पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? पुराने जमाने में लोग किसकी पूजा करते थे? अपनी कुल देवी की पूजा करते थे। गांव में रहते थे, गांव के जो देवता होते थे उनकी पूजा करते थे, पितरों की पूजा करते थे। आज की डेट में क्या हो गया? आज की डेट में लोग इनको तो पूछते नहीं है, दुनिया भर के मंदिरों में घूमते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पूछना ही है तो सबसे पहले आप अपनी कुल देवी को पूछो, बस। उसके अलावा दुनिया भर के भगवानों को पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, आप तो अपनी श्रद्धा से पूजा करते हो, उनकी पूछते हो, लेकिन ये चीजें ऐसी होती है ना, आप किसी भगवान को मान रहे हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन 2-4 साल बाद आप किसी दूसरे भगवान को मानने लग गए हो,
जो पहले आप चढ़ावा उनको चढ़ाते थे, वो चढ़ावा आप उनको ना चढ़ा के आप किसी दूसरे को चढ़ाने लग गए हो। तो एक पॉइंट के बाद ये चीजें नाराज भी होती हैं और फिर वहां से उनका थोड़ा सा जो है ना बैकफायर भी होती हैं सब चीजें। तो मेरी तो ओपिनियन यही है कि अगर आपको पूजा करनी ही है तो आप दुनिया भर के मंदिरों में ना घूम के तमाम 50 तरह के देवी देवता को ना पूछ के आप अपनी कुलदेवी को पूछ लो। कुलदेवी को आपको नहीं पता आपकी कौन सी कुलदेवी है तो अपने घर के बड़ों से पूछ लो कहाँ आपके बाल चढ़ते थे, वही आपकी कुलदेवी होती हैं। और कुलदेवी सभी की होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी कास्ट नहीं है ऐसी जिसमें कुलदेवी ना होती है। सबकी कुलदेवियां होती हैं, देवी देवता बिल्कुल होते हैं, सबके होते हैं। ग्राम देवी देवता होते हैं, उनको मान लो आज भी। ठीक है आप लोग शहर में आ गए हैं लेकिन अब भी गांव में आपके जरूर आपके कोई गांव के देवी देवता होते हैं। वैसे ना मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ कुल देवी देवता क्या होते हैं, उनको क्यों अलाइन किया जाता है। जब आप एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, मॉडर्न तरीके से ही समझा पाऊंगा मैं, आधों के सर के ऊपर से निकल जाएगी। जैसे एक कंपनी है तो आपको एक मैनेजर असाइन किया हुआ है, आप डायरेक्टली सीईओ के पास नहीं जा सकते कि आप सीधा सोचो कि भगवान से मैं करूँ प्रार्थना और भगवान मेरी सुन ले। तो आपके कुल को एक देवी देवता दिए जाते हैं, उनको अलाइन किया जाता है जो पूजनीय होते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, आपके कुल की देवी देवता जो आपके कुल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इंसान कभी भी हारी थकी फंसी में अगर उन्हें याद कर ले, अगर पूछ रहा है, उन्हें पता है कि जैसे हमारे कुल देवी देवता कौन है, हमारे बाई जी हैं, हम कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले मैं भगवान के साथ उनका नाम लेता हूँ पूजा पाठ के दौरान भी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी कुल की देवी देवता है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। और कहीं भी फंसी में आप कुल देवी देवताओं को याद करोगे, वो आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी इशारे से भी आपको बचा सकते हैं। ये पूरी की पूरी एक परिभाषा है कुल देवी देवताओं की, जो भगवान ने देवता, उसके बाद कुल देवी देवता जो कुल के लिए हैं, उसके ऊपर देवी देवता आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें आती है बीच में। लेकिन मैं आपको इस मैनर में समझा देता हूँ कि आप डायरेक्टली कंपनी के ऑनर को कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप सीधा ये सोचो कि मैं आज महादेव से मांगता हूँ और महादेव अच्छी मेरी एक सेकंड में सुन लेंगे, वो सुप्रीम मतलब है जो पावर है, उन तक आप ऐसे नहीं हो सकते। तो कुल देवी देवताओं के थ्रू आप जाएंगे तो चीजें आपकी सरल तरीके से जो है सुझाव मिल सकता है आपको। बिल्कुल अक्षय, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो खैर नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। बिल्कुल भाई। और ये नेक्स्ट स्टोरी है इंडिया के सबसे हॉन्टेड स्टेट हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को हॉन्टेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, पैरानॉर्मल चीजें और भूत प्रेत चुड़ैले टाइप। शायद इसलिए क्योंकि ये पूरा जो है जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और इस तरह की जो एंटिटीज होती हैं ना, ये ऐसी जगहों पर ही ज्यादातर रहना पसंद करती हैं। वैसे भाई आपके चेहरे पे जो स्माइल आ रहा है, ऐसे भी लग रहा है ऐसे कोई पुरानी चाहत जाग उठी हिमाचल। नहीं एक्चुअली पता है क्या, जब मैं बोलता हूँ ना कि ये हॉन्टेड स्टेट है तो लोग उस स्टेट के लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए मैं इमेजिन कर रहा था कि जब मैं ये बोलूंगा कि हॉन्टेड स्टेट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश वाले लोग क्या सोचेंगे। अभी मैंने कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट हुआ था किसी दूसरे चैनल के, तो मैंने बोला था कि उड़ीसा में ये सब चीजें बहुत होती है क्योंकि उड़ीसा में गरीबी है। तो उड़ीसा के लोग इतने ट्रोल हो गए उसके बाद पे कि हमारे स्टेट को गरीब कैसे भूल दिया। भाई नहीं, हर जगह बहुत खुशहाल है। हिमाचल से जो लोग आते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे चीजें ज्यादा होती है। हाँ नहीं तो अब भाई भूत प्रेत है उस जगह पे, मतलब होती है चीजें तो उस लोग बताते ही हैं, तो उसमें कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उस जगह की। लोग बहुत अच्छे होते हैं वहां पे और बहुत इनफैक्ट बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं मेरे हिसाब से वहाँ के हिमाचल प्रदेश के। तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश की एक स्टोरी बताता हूँ। वैसे तो काफी स्टोरीज है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी। ये है तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, लेकिन ये 90s की बात है, मेरे ख्याल से 92 93 के आसपास की बात है। तो उन दिनों इनके फादर की ना गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी और हिमाचल के जस्ट बगल में ये पंजाब लगता है, बॉर्डर पे ये पंजाब। तो इनके पापा का ट्रांसफर पंजाब में हो रखा था। तो अब पंजाब और हिमाचल जो है उनका कल्चर भी ऑलमोस्ट लैंग्वेज वगैरह बहुत सेम है बॉर्डर के इलाकों में। तो एक बार क्या हुआ, ये जिस लड़के ने स्टोरी भेजी थी 92 में जब इनके साथ में हुआ था ना, फादर के साथ में इंसिडेंट, तब तो ये छोटा सा था बच्चा, 1.5 साल का होगा। लेकिन जब अभी 3-4 साल पहले स्टोरी भेजी थी तब इसकी अच्छी खासी उम्र हो रखी थी। तो इसके पापा की पंजाब में शायद अमृतसर में इनकी नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी। लेकिन इनकी जो बाकी की फैमिली थी ना, इसके दादाजी और इसके चाचा वगैरह का परिवार, वो गाँव में इनके घर में रहा करते थे, जो भी इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वहां पे। तो एक बार क्या हुआ, गाँव में जो उसके दादाजी रहते थे उन्होंने मतलब अपने यहाँ पे कोई पार्टी का कुछ था, इनके यहाँ कोई फंक्शन होने वाला था इनके घर पे।
और उस टाइप के पहाड़ों पे तो नॉनवेज वगैरह खाते ही हैं लोग, तो ये भी लोग नॉनवेज खाया करते थे। तो इसके दादा ने इनके पापा को फोन करके बोला कि जो है इस डेट को हम अपने घर पे दावत का प्रोग्राम रखा है, तुम आ जाना यहाँ पे, बच्चों को ले आना, वाइफ को बच्चों को ले आना, और आते हुए साथ में वो ले आना, मछलियां ले आना, हम मछलियां बना के खिलाएंगे मेहमानों को। तो उसने बोला ठीक है कि मैं जो है 2 दिन पहले आ जाऊंगा और मछलियां मैं साथ में खरीद कर ले आऊंगा। अब हुआ क्या कि जिस दिन इनका प्रोग्राम था दोपहर में 1-2 बजे निकलने का वहां से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी तो ये आराम से निकल पाते थे दोपहर में। लेकिन बाई चांस की बात है कि जिस दिन इनको जल्दी निकलना था ना, उसी दिन इनका कुछ ऐसा काम आ गया कि ये निकल नहीं सके। अब गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है ना, जैसे मेरी खुद की गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे पता है, या तो आपके पास में काम होता नहीं है जरूरी, लेकिन जब जरूरी काम आता है ना तो ऐसा आता है कि वो निपटाना ही निपटाना है, फिर आप उसको निपटाए बिना जा नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा फिर मिनिस्ट्री के लेवल से आता है काम। तो इनको कुछ ऐसा काम आ गया उस दिन कि ये निकल नहीं सके, और जहां इनको 1 बजे निकलना था, इनको निकलते निकलते 4-4:30 बज गए। जनवरी फरवरी के टाइम था वो, मतलब सर्दियों का टाइम था उस टाइम पे। तो 4-4:30 बजे निकले, फिर मार्केट गए, वहां से इन्होंने 4-5 किलो मछलियां खरीदी और फिर वहां से घर आ गए। और उन दिनों जो है सामान कैरी करने के लिए वो चलते थे, स्टील के बक्से, लोहे के बक्से होते थे ना, वो चला करते थे। तो घर आए, फिर इन्होंने अपने, इनकी वाइफ और 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, ये सारे फिर वहां से इन्होंने पठानकोट के लिए बस पकड़ी, और पठानकोट वाली बस ने इनको 9:30 बजे के करीब में इनके वहां पे उतार दिया, मतलब जो गाँव के पास एक बस अड्डा जो भी होता, हाँ, वहां पे उतार दिया। फिर वहां से इनको 9:30 बजे लास्ट बस चलती थी इनके गांव के पास, जो भी इनके गांव से 4-5 किलोमीटर दूर उतारती थी। फिर वहां से इन्होंने बस पकड़ी, उस बस ने इनको 11 बजे के करीब वहां पे उतार दिया इनके गांव के पास में। तो इनका दिन में आने का प्रोग्राम था, लेकिन अब ये रात के 11-11:30 बज गए थे इनको। तो उस टाइम पे तो कोई ऑटो वगैरह भी नहीं मिलना था। 92s में कहाँ ऑटो चलते थे, वो भी पहाड़ी इलाकों पे। उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि पक्के रास्ते भी होते होंगे पहाड़ों पे। तो रास्ता ज्यादा लंबा तो नहीं था, 4-5 किलोमीटर का ही था, लेकिन वो पूरा वही जंगली इलाके से होते हुए जाता था। और ये बताता है कि उस रास्ते के बीच में 2-3 शमशान घाट भी पड़ा करते थे, क्योंकि जितने भी गांव होते थे सबके शमशान घाट गांव के बाहर ही होते थे उन दिनों। आज भी बाहर की तरफ ही होते हैं, गांव के अंदर नहीं होते शमशान घाट कभी भी। तो इन्होंने बोला चलो कोई नहीं, हम पैदल पैदल चलते हैं गाँव में, अब ऑटो तो कहाँ से मिलता, और सुबह तक वेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि रात का टाइम था। तो ये पैदल पैदल चलने लगे। तो इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ ने इस छोटे बच्चे को, जिसने स्टोरी भेजी है, इसी बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, और इसके पापा ने एक हाथ से बक्सा ले रखा था जिसपे वो सारी मछलियां थी, और दूसरे हाथ से इनकी बहन जो थी उसका हाथ पकड़ा था, बेटी। तो सारे अपना चलते हुए आने लग गए। अब हुआ क्या कि एक तो रात का टाइम, ऊपर से बीच में शमशान घाट भी पड़ रहे, तो उनकी वाइफ बहुत डरने लग गई। इस लड़के की माँ बहुत डरने लगी। उन्होंने उनसे बोला अपने हस्बैंड से कि मुझे बहुत डर लग रहा है चलते हुए। तो उन्होंने बोला कि कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, क्यों डर रही हो, कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। फिर चलते चलते क्या हुआ, इसके पापा को पीछे से आवाज आई किसी औरत की, बहुत ही मीठी आवाज में, कि अरे कहां जा रहे हो तुम। अब इसको जैसी आवाज आई ना, तो इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ये भी गांव के ही थे और बड़े बूढ़ों से हमेशा सुनते आए थे कि कभी भी ऐसे सुनसान रास्ते पे आवाज आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसके बजाय इसने अपनी वाइफ से पूछा कि तुमको भी कोई आवाज सुनाई दी क्या किसी औरत की। तो वो तो पहले से डरी हुई थी बेचारी, तो एकदम से सुन के बोली कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। किसकी आवाज आई है तुमको, कौन है पीछे। तो ये समझ गए कि ये तो अब और डर जाएगी, तो उन्होंने बात टाल दी कि नहीं कोई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था तुमको डराने के लिए। तो वो तो नॉर्मल होगी इनकी वाइफ, लेकिन इनको तो पता था कि आवाज आई पीछे से किसी औरत की, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ये रुके, बस ये चलते आगे चलते रहे धीरे धीरे। अब क्या हुआ, 5 मिनट बाद फिर से आवाज आई कि अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, ये मछलियां लेकर कहाँ जा रहे हो, रुकते क्यों नहीं हो तुम, मैं तुमको आवाज दे रही हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, ये रुके नहीं। अब क्या हुआ, ये चलते जा रहे थे ना धीरे धीरे, तो पहले तो सिर्फ एक औरत की आवाज आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी आवाजें आने लग गई जैसे कि पीछे से कोई भीड़ चलती आ रही है उनके पास में। किसी आदमी की आवाज आती, औरत की आवाज आती, बच्चों की आवाजें आती, इनको सब रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। फिर एक पॉइंट के बाद 10-15 मिनट बाद में इनको पीछे से इनके छोटे भाई की आवाज आई
कि अरे भैया आप यहाँ पहुंच गए, मैं तो आपको बस स्टैंड पे ढूंढ रहा था। तो इनको लगा कि यार हो सकता है मेरा छोटा भाई आ गया, क्योंकि उसको पता तो था कि मैं आने वाला हूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार आवाज उसने दी अगर, तो मेरी वाइफ को तो इसको तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा आवाज सुन के, ये तो रुकी नहीं, मेरे को ही सुनाई दी, इसका मतलब ये मेरा भाई नहीं है, ये पक्का वही छलावा है जो बार बार आवाज बदल के जो है पीछे से आवाजें दे रहा है। तो ये नहीं रुके और चलते रहे वहां से चुपचाप। अब छोटे छोटे बच्चे भी थे इनके साथ में। अब इनको दिल में डर तो आ ही रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब और कोई रास्ता ही नहीं था घर पहुंचने के अलावा, और कोई रास्ता भी नहीं था। ये चलते रहे। और उसके बाद फिर वो जो औरत की आवाज थी ना, उसकी जगह एक आदमी की आवाज आई इनको कि तेरे को हम कितनी देर से आवाजें दे रहे हैं, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब देख हम तेरे साथ में क्या करते हैं। और जैसे ही वो आवाज आई ना, इनके पीछे से आवाज सुनाई दी, इनके जो बक्से, तब तक इन्होंने बक्सा यूं रख लिया था अपने कंधे पे। हाँ, तो यूं रखा ना, तो जो अंदर मछलियां रखी थी जो कि दोपहर की मरी हुई थी, वो सारी ऐसे जोर जोर से हिलने लगी मछलियां। अब जब मछलियां हिलने लगी तो इनकी तो हालत खराब हो गई, बहुत बुरी तरह डर गए। और इनकी वाइफ भी थी, वो भी सुन रही थी कि मछलियां कैसे हिल रही हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये बताते हैं कि ये जो थे इनके पिताजी, महादेव की बहुत भक्त हुआ करते थे, बहुत बहुत उसको मानते थे और बहुत पूजा करते थे। फिर जैसे तैसे जो है ये जोर जोर से हर हर महादेव और शिव जी का नाम लेते हुए वहां से जैसे तैसे घर पहुंच गए अपने। लेकिन घर पहुंच के इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर जब ये सुबह सोकर उठे ना, तो इनका सर बहुत ज्यादा भारी हो रखा था। लेकिन इनको लगा कि शायद रात में नींद पूरी नहीं होगी, इस वजह से शायद सर भारी हो रखा होगा। लेकिन फिर शाम तक होते होते इनका सर इतना भारी हो गया कि जैसे कि अभी फट जाएगा सर। फिर इन्होंने अपने पिताजी को बताई, जो कि गांव में रहते थे, कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में रात में ये सब हुआ था। तो इनके पिताजी ने गुस्सा करा कि भाई तेरे को रात में आने की क्या जरूरत थी, तो बच्चों को लेकर मछलियां लेकर रात में अब क्यों आया तू, तेरे को ऐसी बात थी तो अगले दिन में आ जाता। फिर उन्होंने घर में एक गांव के जो थे, इन्हीं के कोई रिश्तेदारी में आते थे जो इस तरह के ओझा वगैरह का काम करते थे, उनको घर पे बुलाया और उनको सारी बात बताई। तो फिर ओझा आए, उन्होंने चेक वेक किया इनको, तो उन्होंने बताया कि भाई तू मतलब तेरी किस्मत क्या बताऊं, कितनी अच्छी किस्मत है, तू कैसे बच गया। क्योंकि कल रात को तेरे पीछे जो चीजें लगी थी ना, वो एक चीज नहीं थी, तेरे पीछे पूरा शमशान घाट लगा हुआ था। उसमें से कुछ तो इसलिए लगी थी कि वो मछलियां खाना चाहती थी, जबकि कुछ इसलिए लगी थी कि वो सिर्फ तेरे को और तेरे परिवार को मारना चाहती थी गुस्से की वजह से। लेकिन पता नहीं तू कैसे बच गया। फिर उन्होंने जो भी अपना झाड़ फूक वगैरह किया, इनके पूजा वगैरह करी, और उसके बाद फिर इनके जाके ठीक हुई इसके पापा की तबीयत। बच्चों को कुछ नहीं हुआ, इनकी वाइफ को भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं के पीछे वो चीज लग गई थी, असर हुआ था। बस किस्मत की बात। हाँ, किस्मत की बात है। ऐसे में बहुत सारे केसेस में तो यार मैं मतलब ऐसी स्टोरीज हुई है, मछली वाली स्टोरीज हुई है कि मछली लेके भी नहीं आया, मछली सिर्फ खा के आया और वो चीज पीछे लग गई, सिर्फ क्योंकि पेट में मछली थी उसके पीछे वो चीज लग गई और रात में ही मार दिया उस आदमी को। ऐसी भी चीजें भी हुई है। लेकिन किस्मत की बात है, शायद इसके देवी देवता रहे होंगे इतने ताकतवर, महादेव जी के भक्त थे, तो बच गए इनकी जान। तो ऐसा भी होता है। तो नॉन वेज, जैसे अभी बात चल रही थी हमारी कि नॉन वेज परफ्यूम वगैरह लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और ये तो मछलियां पूरा संदूक लेकर चल रहे थे, तो लगनी थी इनके पीछे तो ये सब चीजें। और एक और चीज दर्शकों को मैं बता दूं, ऑडियंस को, कि अगर रात के टाइम पे मीठा खा के आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है ना, मजबूरी है, किसी पार्टी में गए हो मीठा खा रहे हैं, तो निकलने से पहले नमक चाट लो, कुछ नमकीन खा लो, उससे वो मीठे का असर खत्म हो जाता है और वो चांस जो है ना पैरानॉर्मल चीज पकड़ने का वो बहुत कम हो जाता है। फिर ये जो अगली वाली स्टोरी है ना, ये भी इसी व्यूवर ने मेरे को भेजी थी। अच्छा। और ये जो स्टोरी भी मैंने बताई है तो इनके फादर के साथ में हुआ था, लेकिन ये नेक्स्ट स्टोरी जो अभी मैं बता रहा हूँ ये इनके दादा के साथ में हुई थी, जब इनके दादा दादी की नई नई शादी हुई थी। ये भी मेरे ख्याल से लेट 70s की बात है। तो हुआ क्या था कि जब इसके दादा दादी की नई नई शादी हुई थी तो उनकी दादी अपने ससुराल आई थी इनके गांव में रहने के लिए। शादी के 1-2 महीने ही हुआ था। और हिमाचल की जो लेडीज होती हैं वैसी सुंदर होती हैं, नेचुरल ब्यूटीफुल तो होती हैं वो। तो इसकी दादी भी बहुत सुंदर हुआ करती थी उन दिनों। तो क्या हुआ, कपड़े वगैरह धोने के लिए गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब या नदी वगैरह इनके बनी थी, वहां पे वो सब गांव के लोग जाया करते थे कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो एक दिन इसकी दादी भी अपना कपड़े वगैरह धोने के लिए उसी तालाब पे गई हुई थी।
तो कपड़े धोते धोते जब वो धो रही थी ना एक किनारे पे बैठ के, तो इसकी दादी ने देखा कि उस दूसरे किनारे पे एक कोई आदमी बैठा हुआ, बड़ी सी उम्र का लग रहा है। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से लग रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का आदमी है, लंबा तगड़ा सा कोई आदमी। और उसने सर पे वो टिपिकल जो गोल वाली हिमाचली टोपी होती है, वो वाली टोपी पहनी हुई थी। और वो एक टक इसकी दादी को कपड़े धोते हुए घूरे जा रहा था लगातार, गंदी नजरों से। तो पता चल जाता है लेडीज को। तो इन्होंने कुछ देर तो उसको इग्नोर किया, 10-15-20 मिनट, लेकिन वो लगातार बीड़ी पीता हुआ इसको देखे जा रहा है। बीड़ी पी रहा था वहां पे बैठ के। तो उन्होंने एक दो बार आवाज भी दी उसको गुस्से से कि क्या है, क्यों घूरे जा रहे हैं मेरे को, लेकिन वो उसने मतलब देखना बंद नहीं किया, लगातार घूरे जा रहा। फिर कुछ देर बाद जब वो बिल्कुल सर से मतलब पानी उतर गया, इसको हो गया कि भाई ये तो बहुत बदतमीजी कर रहा है, देखे जा रहा है, तो वो उठ गई और उठ के उसको चिल्लाने लगी उसके ऊपर कि कौन है तू, क्यों मेरे को इस तरीके से देखे जा रहा है। दूसरे किनारे पे? हाँ, दूसरे किनारे पे बैठा था, आमने सामने बैठे थे दोनों, आमने सामने देख रहे थे। यहाँ पे कपड़े धो रही थी, वो सामने से उनको देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। तो क्या हुआ, जब ये उठ के खड़ी हुई और उसको बोलने लगी, तो वो आदमी भी उठ के खड़ा हो गया। और जब वो उठ के खड़ा हुआ ना, तो उन्होंने देखा कि उसका कद कम से कम 8-9 फीट लंबा था। 8-9 हाँ, इतना लंबा आदमी था वो। और उसको गाड़ी वाले देखे, मतलब बुरा वाला बोल के, ये अपना बाल्टी में कपड़े वपड़े डालने लग गई वहां से जाने के लिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने कपड़े डाले, कपड़े वगैरह डाल के फिर से इन्होंने उस तरफ देखा ना, तो आदमी वहां से गायब हो गया था। उसके पीछे जंगल तो था जहां पे वो बैठा था आदमी, लेकिन जंगल में अगर वो भाग के भी जाता ना, तो भी इतनी जल्दी वहां से गायब नहीं हो सकता था। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो एकदम से गायब हो गया। तो वो डर गई उसकी दादी, और सारे कपड़े वपड़े वहीं छोड़ के जल्दी से अपने घर में, गाँव में भाग के आई। उन्होंने दादा को बताया कि कोई आदमी है, मुझे ऐसे ऐसे घूर घूर के देख रहा था, और आप एक बार चलो मेरे साथ। तो इसके दादा आए वहां पे, तो इनके कपड़े वपड़े तो वहीं पड़े हुए थे, सामान वामान, लेकिन वो आदमी वहां पे कोई नहीं मिला इनको ऐसा। और इन्होंने बताया कि वो 8-9 फीट लंबा आदमी था। तो इन्होंने बताया कि नहीं, गांव में भी ऐसा तो कोई आदमी नहीं है हमारे, क्योंकि उसके तो दादा जानते थे सबको गांव में। तो इन्होंने बोला कि हो सकता है शायद कोई दूसरे गांव का हो, तुम्हें ऐसी गलतफहमी हुई होगी, कोई बात नहीं, चलो सामान लेकर हम चलते हैं गांव में। अब हुआ क्या कि वहां से ये लोग आ तो गए अपने घर में, लेकिन उसी रात को ही इसकी दादी को बुखार चढ़ गया, बहुत तेज बुखार आ गया इनको। और इसके दादा ने फिर गांव के किसी डॉक्टर से इनको दवाइयां भी दिलवाई। तो दवाई लेती तो बुखार उतर जाता, लेकिन उसके बाद में फिर से चढ़ जाता। अब क्या था, इन्होंने ना अपने घर पे गाय पाली हुई थी, और वो गाय दूध वाली गाय थी, और उसका दूध ना इसकी दादी निकाला करती थी। लेकिन दादी की तबीयत खराब थी, तो वो दूध नहीं निकाल पा रही थी। तो शाम के टाइम पे दूध निकालने की जिम्मेदारी अब इसके दादा के ऊपर आ गई। तो अब गाय भैंसों का होता क्या है ना, कुछ गाय भैंसें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ एक ही इंसान के हाथ से दूध देती हैं, सबके हाथ से नहीं देती। तो उसके दादा दूध निकालने गए, तो वो दूध ना दे गाय। तो उसके दादा को थोड़ा अजीब लगा कि भाई हमारी गाय तो इतनी सीधी है, वो सीधी गाय थी, मतलब ऐसे नहीं थी कि परेशान करती थी, सीधी गाय थी, लेकिन वो दूध नहीं दे रही। तो उनको लगा कि भाई हो सकता है इसको इसकी दादी की आदत लगी हो, मेरे हाथ से दूध ना दे रही हो। तो उस रात इन्होंने दूध नहीं निकाला। लेकिन फिर अगले दिन इसकी दादी को अगले दिन भी बुखार हो रखा था, तब भी उठने की हालत में नहीं थी, बहुत उसको कमजोरी आ रखी थी। तो अगली शाम को फिर से दूध निकालने गए, लेकिन अगली शाम को फिर से इसकी गाय ने दूध देने से मना कर दिया, दूध नहीं दे रही हो। तो अब इसके दादा का थोड़ा सा माथा ठनका कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमारी गाय जो कभी भी दूध देने से मना नहीं करती थी, वो एकदम से दूध नहीं दे रही है। तो ये अभी उस वाइफ के पास में गए, मतलब उसकी दादी के पास में गए, उनके पास में बैठ गए और उसके माथे पर हाथ लगा के देखा, तो उनका माथा जल रहा बहुत बुरी तरह। अच्छा जी। बहुत बुरी तरह उसको जो है मतलब बुखार हो रखा था। तो उनको थोड़ा सा लगा कि भाई कुछ दिक्कत हो सकती है। तो जो अभी फर्स्ट वाली स्टोरी मैंने बताया ना, इनके कोई रिश्तेदार थे जो ओझा वगैरह काम करते थे, उन्हीं को उन्होंने अपने घर पे बुलाया। फिर वो उनके घर पे आए, उसके दादी का हाथ पकड़ के उन्होंने चेक वेक किया, और इसकी दादी ने भी बताई जो 2 दिन पहले उनके साथ में वो चीज हुई थी, वो आदमी था। तो फिर उन्होंने ओझा ने बताया कि असल में वो जो आदमी था ना, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक प्रेत था, और वो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पीछे लग गया था, और वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर के अंदर आ चुका है। 8-9 फीट पे। हाँ, और वो इस वक्त तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, और इसी वजह से तुम्हारी गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि तुमको तो उसकी मौजूदगी का एहसास हो नहीं पा रहा है, लेकिन जानवरों को, खासकर गाय को बहुत अच्छे से पता चल जाती है ये सब चीजें। इसलिए उसने गाय ने तुम्हारे में दूध देना भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने तावीज वगैरह बनाया, इनके कुछ किया, झाड़ फूंक वगैरह जो भी करते हैं, मंत्र वगैरह।
उसके बाद फिर जाके इनकी तबीयत ठीक हुई और इनकी गाय ने भी फिर दूध देना शुरू कर दिया इसके बाद। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से भी ये जो है ना, मतलब इसकी दादी ने तो कोई गलती भी नहीं करी थी, सिर्फ उनकी खूबसूरती को देख के वो आदमी इनके पीछे लग गया था। तो ऐसा ये सब चीजें भी होती हैं इस दुनिया में। वो मैंने ये किस्से बहुत सुने भाई, ये कि भूत बीड़ी मांगता है, भूत बीड़ी पीता है। आपको लगता है ये सारी चीजें? हाँ हाँ होते यार। बीड़ी पीने वाला तो क्या होता है, ये तो एक ऐसा अर्बन लेजेंड है ना, लेजेंड है। गांव में तो हर एक बुढ़े के साथ में ये चीज हो चुकी होती है। खासकर हमारे यहाँ हरियाणा में तो, क्योंकि लोग खेतों में काम करते हैं ना रात रात में, तो खेत में किसी ना किसी ने या तो कुश्ती लड़ी होती है किसी छलावे से, या उससे किसी ने बीड़ी मांगी होती है। तो ये चीजें देखो होती हैं। रिसेंटली मेरे को एक सैलून में एक बंदा मिला, उसने मेरी वीडियोस देख रखी थी। उसके ना यहाँ से लेके यहाँ पे कट लगा हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ पे। अच्छा। तो वो मेरे को बोला भैया आप, पहले उसने मेरी पूरा टेस्ट लिया उसने मेरा कि भैया आप सिर्फ वीडियोस निकालते हो, इन चीजों को मानते भी हो। मैं बोला भाई वीडियोस तो मैं तभी निकालूंगा जो मानता हूँ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बना दूंगा। तो उसने बोला कि भैया आप कौन सी एंटिटी को मानते हो? मैंने बोला भाई बहुत सारी। बोला कोई 6-7 गिनवाना। मैंने वही जिन, प्रेत, चुड़ैल, डायन, आत्मा और ये छलावा। उसने बोला है जो छलावा वाला किस्सा नहीं मेरे साथ हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जैसे यूं नहीं होता कि नॉर्मली हर इंसान बताना शुरू करता है, तो मैं इसकी शक्ल देख रहा, मैं बोला भाई लग तो जेब कतरा रहा है, इतना बड़ा निशान यहाँ पे। तो मैंने बोला बताओ भाई। उसने बताया कि ऐसे ऐसे ना जो गाँव में बिलोंग करते थे, तो हमारे जो खेत खलियान थे वहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ था। तो ये सुबह सुबह अपने दादाजी के साथ जाता था वहाँ पे, ट्यूबवेल का नहाता था। इसके दादाजी खेती वगैरह देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दादाजी की तबीयत खराब होगी, दादाजी गए नहीं, तो ये चला गया था। ये जब वहाँ पे ट्यूबवेल पे नहाने गया तो इसने देखा कोई इंसान इनके खेत में लैट्रिन कर रहा है, मतलब वॉशरूम टाइप की यूज कर रहे हैं। तो इसे गुस्सा आ गया। इसने उसे बोला कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं अपने दादू को बता दूंगा, आप हमारी जमीन पे ऐसे ऐसे गंदगी फैला रहे हो। उस इंसान ने कहा उसके मुंह पे पंजा मारा। अच्छा। इतना लंबा पंजा मारा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बात कम से कम नहीं तो 25 साल पहले की, और वो सैलून वाला अभी होगा मेरे ख्याल से 35-38 का, ज्यादा का ही होगा शायद। उसने बोला भैया ये देखो ये निशान है ना, मेरे उस छलावे ने दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोला कि मैं भाग लिया वहां से, मुझे नहीं पता था। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कभी कोई बकरी आ रही है, कभी कोई कुत्ता आ रहा है। मैं घर पहुंचा, मैंने दादा को बताया, तो दादा ने पता नहीं कील वील गाड़ी क्या करा, आग वाग दिखाई, तब जाके शायद वो हटा था। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसके निशान था। और उसने खुद बोला मैं कुछ नहीं बना रहा। आप मेरे गाँव चलोगे ना, आज भी वहाँ छलावे के किस्से होते रहते हैं नॉर्मली ऐसे। ये छलावे के तो बहुत होते हैं गाँव देहात में, तो बहुत सुनने को मिलते हैं। क्योंकि रात में पानी लगाने लोग जाते थे। मैं बताऊं, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा किस्सा। हमारे मेरे मामा के गांव में, हमारे पड़ोस में एक सगे मामा तो नहीं है, मामा ही लगते हैं, लेकिन वो भी तो वो जाया करते थे ना रात में पानी लगाने के लिए। तो एक रात सोते सोते उनको दूर से आवाज सी आई, कुछ अजीब सी। तो उनकी आंख खुली ना, तो उन्होंने देखा 15-18 फीट को लंबा बड़ा सा कोई राक्षस वहां से उनके पीछे भागता हुआ आ रहा। और फिर ये तो अपना वहीं डंडा वंडा लेके वहां से भाग आया अपना घर में, और फिर सारी बात बताई। तो मतलब इस तरह की चीजें बहुत सुनने को मिलती हैं गाँव देहात में, तो बहुत ज्यादा है। तो ये सब झूठ तो नहीं हो सकता यार, कुछ ना कुछ तो इनमें सच्चाई हुई यार है। देखो हरियाणा राजस्थान के लोग जो बोलते हैं वैसे भी वो कुछ झूठ नहीं बोलते, अपनी बेइज्जती करवाने का किसी शौक हाँ, होता है। वो बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो बंदा बता रहा हूँ ना, वो शायद यूपी बुलंदशहर आसपास का था कहीं पे, जिसके यहाँ पे लगा था पूरा कट। और मैं यूं ही देख रहा था, क्योंकि जो कट था ना भाई ऐसा वैसा नहीं था कि नाखून का कट था, जैसे उंगली से इतना फाड़ा हुआ है, अच्छा खासा मोटा, ऐसे यहाँ पे पूरा निशान था उसके। अब उस टाइम पर नहीं थे वो सर्जरी वाली चीजें कि वो बेचारा भरवा लेता, तो वो नॉर्मली उसका इलाज चला। और इतना बड़ा जख्म है जैसे उसके किसी ने रॉड डाल दी इतनी मोटी वाली और खींच दिया रॉड में यहाँ तक। तो अच्छा खासा हाथ रहा होगा उस छलावे का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई एक चीज ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप और मैं और बहुत सारे हमारे भाई जितने भी क्रिएटर्स हैं इस फील्ड में, कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि भाई वैम्पायर क्या होता है, इल्यूमिनाटी क्या होता है, या फिर कभी आपके पास कोई क्वेश्चन है कि इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने हर किसी के मुंह से सुना है, जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पे आए हैं, लेकिन आपके मुंह से इस टॉपिक पे मैंने कभी कुछ सुना नहीं, ना ही कभी बात की इल्यूमिनाटी के ज्वाइन करने के बारे में या वैम्पायर्स के बारे में। क्या आपका क्या ओपिनियन होगा? ऑनेस्ट जो ओपिनियन आप बताते हो वही दोबारा बता दो। ठीक है। वैसे अक्सर मेरी आदत है यार, मैं कभी ना मिर्च मसाले लगा के बताता नहीं हूँ, चीजें जो है वैसा मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था ना, हाँ। उस टाइम तो मार्केट में थे ही नहीं इतने हॉरर चैनल्स। अब तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ रखे हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। और उस टाइम पे थे नहीं इतने। तो मैंने ना 5-6 साल पहले एक
वैम्पायर्स का ऑडियो वीडियो डाला था आपने, उसमें मैंने कुछ वैम्पायर्स की स्टोरीज डाली थी। हालांकि उनमें से कोई भी स्टोरी वो थी तो सारी रियल स्टोरीज, लेकिन वो इंडिया की नहीं थी, वो सारी बाहर की स्टोरीज थी। लेकिन जब वो मैंने डाला था ना स्टोरी, तो उस वीडियो को देखने के बाद में मेरे से कई लोगों ने कांटेक्ट किया था। बहुत से लोग कांटेक्ट करते थे उन दिनों मेरे पास में, क्योंकि और कोई था नहीं ऐसा लोगों के पास में जिससे कि इस तरह की चीजों के बारे में लोग कांटेक्ट करें। तो मुझे एक लड़की ने कांटेक्ट किया था, वो लड़की वैम्पायर थी। है? ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं भाई करूंगा। क्या बोल दिया आपने, पता आपके घर के बाहर लाइन लग जाएगी। नहीं, मैं उसका कुछ भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने वाला हूँ। आपको लगता है वो अभी भी है? क्योंकि हाँ, अभी बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, अरे भाई, लेकिन उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने वाला। आज कुछ बहुत तड़कता भड़कता मिलने वाला है। कई लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया था, उसमें से एक ये लड़की थी। उस टाइम पे मेरे ख्याल से क्या था, शायद 2019 की बात है, 18-19 की बात है, 4-5 साल पहले। उस टाइम पे वो लड़की 18-19 साल की थी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। भाई रियल एज पता उसकी क्या होगी? नहीं, रियल एज थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी लड़की। पूरी व्हाट्सएप चलता था उनके, उसमें सारी मैंने जितना सुना है कि इनकी एज तो पता नहीं कितनी होती, कितनी सदियों से चलते आ रहे हैं। देखो उस बारे में तो देखो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो कॉलेज में पढ़ती थी लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की थी, वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी, हिंदू लड़की थी। बस इतनी आइडेंटिटी मैं बता सकता हूँ, इसके ज्यादा कौन सा जिले है, क्या नाम है, ये मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। आपको पता है? हाँ, क्योंकि एक तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था, दूसरी बात ये मेरे लिए भी सेफ नहीं है बताना, क्योंकि बहुत सारी आप शायद यकीन नहीं करोगे, हमारे बीच में बहुत सी ऐसी चीजें रहती हैं, वैम्पायर्स रहते हैं, रियल लाइफ वैम्पायर्स, जो कि हमें दिखने में तो इंसान लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होता है। तो ये मेरी अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। तो वो लड़की ना वैम्पायर थी। अब वो ये मेरे को बताती थी कि उसको खुद नहीं पता कि वो बनी कैसे वैम्पायर। मैं उससे उसको ना खून पीने की आदत थी, इंसानी खून पीने की, और आदत ऐसी थी कि वो खाना कितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता था। इनफैक्ट उसको मन ही नहीं करता था, ये जो नॉर्मल हम दाल रोटी ये सब खाते थे ना, नॉनवेज खाने का भी मन नहीं करता था उसका सिर्फ खून पीने का मन करता था। और वो मतलब नर्सिंग वगैरह की तैयारी कर रही थी, वो इसीलिए इस लाइन में आई थी क्योंकि यहाँ पे ब्लड उसको मिल जाता था। उसने फोटो भेजे थे मेरे को, ब्लड के वो क्या बोलते हैं पैकेट्स होते हैं ना, वो पीते हुए, और वो मेरे को बताती थी। भाई कैसे, क्या पन्नियां फाड़ कर के पी रही थी कैसे, मतलब दांत लंबे थे? नहीं, उसमें निकालने का वो होता है ना। नहीं, दांत लंबे नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप बैठे ना, आपके सामने वो आएगी ना, आप उसको पहचान भी, आपको शक ही नहीं होगा कि भाई इस टाइप की कुछ हो सकती है लड़की, बिल्कुल नॉर्मल। बस एक उसमें जो खास बात थी ना, वो मेरे को लगता था उसकी थोड़ी आंखें अजीब थी, बहुत ही सुर्ख आंखें थी उसकी, और ब्लैक आंखें नहीं थी उसकी। आंखों का कलर कुछ अलग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या कलर था, लेकिन ब्लैक नहीं थी उसकी। ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, मेरे ख्याल से ना ब्लू और ग्रे का मिक्स थी वो। अभी तो मेरे पास फोटो वोटो भी नहीं है उसके, सब 5-6 साल पहले की। तब मेरा व्हाट्सएप पे नंबर भी दूसरा हुआ करता था, नंबर भी मैंने चेंज कर दिया था। तो वो बताती थी ना कि, चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें ये आदत पड़ी कैसे, तो बताती कि मुझे नहीं पता, मुझे एकदम से जो है ये हुड़क सी उठती है इंसानी खून पीने की, और एक बार जब मैं खून पी लूं ना तो मेरी बैटरी चार्ज रहती है कई दिन तक, हफ्ते 10 दिन। हाँ, और जब तक मैं ना पी लूं ना तो मेरे को ऐसे छटपटाहट सी होती है कि मेरे को खून नहीं मिला। और उसके घर पे उसकी, चलो मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा कौन थे कौन नहीं, लेकिन उसके घर पे जब भी पूजा होती थी ना, उसका सर दर्द होने लग जाता था, उसको चक्कर आने लग जाते थे। तो उसके घर वालों को पता था या उसके घर वाले भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? नहीं, उसके घर वाले बिल्कुल नॉर्मल थे। उसकी मदर बहुत ही रिलीजियस थी, वहां तो काली पूजा चलती है ना बंगाल में, तो वो पूजा करते थे वहां पे। और वो बताते थे कि जब भी मंदिर की घंटी सुनाई देती है, घर में पूजा की आवाज आती है, तो उसको चक्कर आने लगते हैं, सर घूमने लग जाता है उसका। और वो बताते थे कि मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर्स है कि मैं बैठे बैठे सामने वाले का दिल पकड़ सकती हूँ, उसका दिल निचोड़ सकती हूँ। और वो बताती थी कि हर एक इंसान के ब्लड की ना एक खुशबू होती है, और वो खुशबू सूंघ सकती है कि किसके ब्लड की कैसी खुशबू है। किसी का ब्लड बहुत ही टेस्टी होता है, किसी का ब्लड इतना टेस्टी नहीं होता है। और वो बताती थी कि कई बार जब इंसानी ब्लड नहीं मिलता तो जानवरों का ब्लड पीती थी, लेकिन जानवरों का ब्लड का टेस्ट बहुत गंदा होता है,
इंसानी जो ब्लड होता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और उसमें भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं उनका ब्लड का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सब बताती थी। और किसी भी फोटो को देखकर ना, इंसान की आंखों में देखकर फोटो से ही वो उसके बारे में पता कर लेती थी कि किस टाइप का इंसान है। तो कई महीने मेरी उससे बात हुई थी, तो मेरे को किसी के बारे में पूछना होता था, जैसे कई बार कुछ व्यूअर्स भेजते थे अपनी स्टोरीज और अपने बारे में बताते थे, तो मैं उनकी फोटो भेजता था कि भाई ये व्यूअर सही बता रहा है, झूठ बोल रहा है क्या, तो बता देती थी कि नहीं ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, इस तरह की चीजें बता। मतलब आपने टेस्ट भी करा पूरी तरह? हाँ, मैंने टेस्ट भी करा था उसको, और बिल्कुल सच बोलती थी। और ब्लड का पैकेट यार पीते हुए वो तो झूठ नहीं हो सकता ना, दिख रहा ब्लड है उसके अंदर। वो अपने फ्रेंड से अरेंज करती थी, खुद से अरेंज करवाती थी। और एक्चुअली वो उसने मेरे से कांटेक्ट इसलिए करा था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो मैंने स्टोरी बताई थी ना अपने उस वीडियो में, व्यापार वाले वीडियो में, वो कहाँ पे रहते हैं, वो उनसे मिलना चाहती थी। अच्छा, क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत अकेली है, वो उन लोगों के साथ में ही रहना चाहती थी। तो वो एक रियल वैम्पायर थी। और उसी दौरान मेरे को एक लड़की ने और कांटेक्ट किया था। वो बताती थी कि वो जो है ना, उसको किसी जन्म में उस लड़की के, वो मुस्लिम लड़की थी जो दूसरी लड़की जिसने कांटेक्ट किया था, किसी जन्म में पहले उसके पिता को उसने मारा था ड्रैकुला ने। अब पता नहीं वो क्या झूठ बोलती थी सच बोलती थी, लेकिन उसकी बातों से जितने मैं उससे सवाल पूछता था ना, उसके लॉजिकल जवाब वो देती थी। और उसको वो बताती थी कि मेरे को हर रात जो है सपने में ड्रैकुला दिखाई देता है, और मेरा जन्म लेने का उद्देश्य यही है कि मैं उसको मारूं, ड्रैकुला को। अच्छा। तो मैंने उस लड़की की फोटो उसको भेजी थी, वैम्पायर लड़की को। जब उसको फोटो मैंने भेजी तो हंसने लग गई लड़की वैम्पायर। वो बोली कि ये क्या करेगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये वैम्पायर के आगे मतलब ड्रैकुला आगे 2 सेकंड नहीं टिक सकती, ये मार ही नहीं सकती उसको, ये कुछ भी नहीं बता। लेकिन बोल रही थी, सच बोल रही थी उसके पास। हाँ, वो बोलती थी, मतलब ये तो नहीं बताया उसने, मतलब वैम्पायर जो लड़की थी उसने ये तो नहीं बताया कि वो उसके क्या बोलते हैं पापा को ड्रैकुला ने मारा था, नहीं मारा था, वो पुराने जन्म की बात थी। वो ये बोलती थी कि इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती वैम्पायर से, इसमें इतनी ताकत नहीं है, चाहे कुछ भी बोलती है। तो ये बात वो बताती थी। और भी कई बहुत से लोग आते थे। एक महाराष्ट्र का था, कोई भाई था, उसने कॉन्टेक्ट किया। महाराष्ट्र में कोई जगह है, काली मस्जिद है या पता नहीं काला मंदिर है कुछ करके, काली मस्जिद है, पहाड़ी तो नहीं है? नहीं, काली मस्जिद बताया था उसने। तो वो बताता कि वहां पे उसको एक बाबा मिला था ऐसा कभी किसी टाइम पे। उस बाबा ने ना उसको ऐसी शक्ति दे दी थी कि वो जमीन के नीचे दबाव सोना अपनी नंगी आंखों से देख सकता था। तो उसने मेरे को बोला था कि आप मेरे साथ काम करो, हम दोनों मिलकर जो है सोना ढूंढा करेंगे। तो मैंने तो हाथ जोड़ दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए सोना, मुझे काम नहीं करना। वैसे भी वो महाराष्ट्र का था, बहुत दूर का। तो मेरी तो स्टार्टिंग से आदत थी, मैं बच के रहता था इन सब चीज़ों से, मुझे पता था कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना सही नहीं है। यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे नहीं। तो उस लड़की से मेरी काफी बातें होती थी, जो वैम्पायर वाली लड़की बताई, लेकिन फिर ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं उसने एकदम से बात करना बंद कर दिया था मुझसे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, या तो शायद उसको ये लगा होगा कि मैं उसकी आइडेंटिटी आगे रिवील ना कर दूं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने एकदम से बात करना बंद कर दिया था उसके बाद से। तो 4-5 साल पहले की बात है, 3-4 महीने मेरी उससे बात बंद करके क्या करेगी भाई? आपके पास तो साक्षात फोटो थी उसकी। फोटो वगैरह तो सब डिलीट कर देती थी वो, अपनी जब भी भेजती थी ना वो डिलीट मार देती थी फोटो। और ऐसा कॉल पे बात नहीं होती थी मेरी उससे। ऐसा ऑप्शन था उस टाइम पे कि एवरीवन डिलीट हो जाए? पता नहीं, लेकिन मैं उसकी फोटो मेरे को याद नहीं। एक्चुअली मैं फरीदाबाद में उन दोनों नया आया था, और मतलब बहुत सारी पर्सनल चीजें, मैं क्या क्या बताऊं आपको जो आपको ठीक लगे। मैंने फोन में रखता नहीं था मैसेज, मैं डिलीट मार देता था सारे मैसेजेस। मैं रेंट पे रहता था यहाँ पे, लेकिन जितने भी मैसेजेस मेरे पास में आते थे ना, मैं सारे डिलीट मार देता था। मैं अपने पास में रखता नहीं था इस तरह के मैसेजेस, तो मैं सारे मैसेज डिलीट कर देता था उसके मैसेज। तो 3-4 महीने मेरी उससे बात चली थी, और स्पेशली वो जो जिस टाइप के मैसेज भेजते थे। हाँ, एक और चीज उसने वो बताती थी, उसने एक बार उसने अपने बहन का ही हाथ काट लिया था। मतलब जब उसको तलब उठती थी ना खून पीने की, वो इतनी तगड़ी तलब उठती थी कि उसको पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ वो क्या कर रही है। तो एक बार उसने अपनी बहन का ही हाथ मतलब काट के खून पी लिया था। लेकिन वो बताती थी कि जिसका भी ब्लड सक करती थी ना, उसका घाव बहुत जल्दी भर जाता था। अच्छा जी।
नॉर्मल जैसे कट लग जाए किसी का तो 10-15-20 दिन में लगता है भरने में, लेकिन वो 2-3 दिन में उसका घाव भर जाता था। तो जिसका काटती होगी उसके भी तो वैम्पायर वाले लक्षण दिखते होंगे। नहीं, उसके नहीं होते थे लक्षण। वो अपनी बहन का कई बार वो बताती थी, काट लेती थी, तो उसकी बहन को नहीं होता था। नकली ब्रीड तो नहीं थी। अब ये तो मुझको नहीं पता क्या था, लेकिन ये सब हुआ था जो भी है। फिर अपने आप ही गायब हो गया। हाँ, फिर अपने आप उससे बातचीत होनी मेरी बंद हो गई। मतलब ऑनेस्टली मेरे को याद भी नहीं यार क्या हुआ था, लेकिन उसने एकदम से बताना, मतलब बात करना मेरे से बंद कर दिया था। शायद मेरे को तो यही लगता है कि उसको ये शक हुआ होगा, मतलब ये डर हुआ होगा कि कहीं मैं आगे बता ना दूं, क्योंकि वो हमेशा मेरे से ये बोलती थी कि मेरी आइडेंटिटी कभी आगे लीक मत करना। क्योंकि हाँ, वो ये भी बताती थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे सोसाइटी में जो हमें मारना चाहते हैं, हमें मारने के ऊपर तुले हुए होते हैं। तो अगर उनको पता चल गया हमारे बारे में तो हम मार देंगे। तो इसलिए मेरी आइडेंटिटी कभी भी रिवील मत करना। आपने बोला नहीं बिल्डिंग के ऊपर से कूदते हुए वीडियो दे या कुछ ऐसे? नहीं। तो ऐसे प्रूफ नहीं, मैं एक्चुअली मैं ना उससे ज्यादा वो नहीं करता था, ज्यादा बातें नहीं करता था। मतलब कि मैं ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता था उससे, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होता था मैं उससे। बस क्यों? मेरे को ऐसा लगता था कि यार कि दोस्ती करनी ठीक नहीं है इससे। मेरे को अंदर से ये आवाज आती थी कि इससे दूरी बनाना ही ठीक है, ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं है। डर या घबराहट रहती है। हाँ, एक रहता था कि यार नजदीकी ठीक नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, दूरी है नॉर्मल, उसने मेरे से कांटेक्ट किया बताने के लिए, बस उसी लेवल तक ठीक है, ज्यादा उससे नजदीकी ठीक नहीं है। मतलब अंदर से आवाज आती थी मेरे को। ये इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये भी क्लियर करो एक बार। वो मैडम तो कर रही है जो कर रही है वैम्पायर वाली। चलो, आपने एक सवाल पूछा कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अब भाई इतनी सारी जगह पे इतनी सारी बातें हो रही है, इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए मेल आता है, उनकी वेबसाइट है, ये है वो है। आप इतने टाइम से इस फील्ड में हो, मैं तो 2016 में आया, फिर 17 में गया, फिर 23 में आया। आप बताओ ना क्या सीन है इसका इल्यूमिनाटी का? आपसे अच्छा कौन बता सकता है यार? इल्यूमिनाटी का तो जो है लोगों ने पता नहीं क्या बना के रख दिया है। लोगों को क्या लगता है कि इल्यूमिनाटी क्या है? मतलब लोग तो ये सोचते हैं कि कोई कंपनी है, हाँ। उसमें अपना सीवी भेजेंगे कि देखो जी ये हमारा बायोडाटा है, हम इंटरव्यू देने आएंगे, वो इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, वो बोल देंगे भाई कल से तुम इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया। अच्छा वैसे भाई ये बताओ, आपके हिसाब से ये इल्यूमिनाटी है भी ये कोई संस्था या नहीं है? वाह वाह वाह। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि ब्लैक मैजिक तो जानते ही हम होता है ना? ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं हम? मतलब हम तो नहीं, लोग क्यों करते हैं? निकल गया आपके मुंह से। नहीं, मुझे तो नहीं आता। इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने दुश्मन का बुरा करने के लिए, सपोजिट दुश्मन जो भी हमारा है ना, कि भाई किसी छोटी छोटी बातों पे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार है वो ज्यादा तरक्की कर रहा है, चिढ़ के मारे उसके ऊपर करवा दिया, है ना? कोई पड़ोसी है उसका रैंप ज्यादा आगे निकल गया, वो कूड़ा हमारे यहाँ डाल देता, उसके ऊपर करवा दिया। छोटी छोटी चीजों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। अब ब्लैक मैजिक करवाते इसलिए क्योंकि असर करता है ना ब्लैक मैजिक। अब आप ये सोच के देखो कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग करवा रहे हैं, किसी की दुकान बंद करवाने के लिए करवा रहे हैं, किसी का लड़का हो गया उसके ऊपर करवा रहे हैं, उनका लड़का नहीं हो रहा है इस बात पे करवा रहे हैं। आजकल तो फोफाई दुश्मन है। हाँ तो इतनी छोटी छोटी बातों पे जब करवा रहे हैं, तो जब इतने बड़े लेवल पे जब पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करने की बात आ गई, पूरी है ना, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की बात आ गई, तो उस लेवल पे किस तरह की चीजें होती होंगी अब सोच के देखो। मतलब हम अपने पड़ोसी को मरवा रहे हैं ब्लैक मैजिक के लिए, तो जब पूरे दुनिया पे जो लोग वर्ल्ड कर रहे हैं वो लोग किस किस तरह के चीजें कर रहे होंगे आप सोच सकते हो। इल्यूमिनाटी ना ये कोई संस्था नहीं है, ये संस्था मतलब ऐसे कर लिया लोगों ने कि भाई टैटू बनवा रहे हैं और जो है ना वेबसाइट्स पे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके टी शर्टें पहन रहे हैं इल्यूमिनाटी की। ये ऐसा नहीं है। देखो अक्षय, एक तो सबसे पहले आप एक चीज सोचो कि मान लो आपके पास में बहुत पावर है दुनिया की, है ना, आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो, मान लो, तो क्या आप अपनी पावर शेयर करना चाहोगे किसी के साथ? 1% भी। जिसके पास भी पावर है ना वो कभी पावर अपनी शेयर नहीं करना चाहेगा, कभी भी नहीं। तो ये बात सोचनी कि हम इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लेंगे और हम भी पावरफुल बन जाएंगे, तो ये बेवकूफी है। कोई अपनी पावर किसी के साथ में शेयर नहीं करता है। अब
मैं आपको बताऊं इल्यूमिनाटी कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। देखो इस दुनिया में ना दो पावर्स हैं, एक अच्छी पावर्स है और एक बुरी पावर्स है, ठीक है। और जो बुरी पावर्स है ना वो इतनी बुरी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते अपने सपने में वो कितनी बुरी होती हैं। ईविल का ईविलेस्ट फॉर्म वो चीजें, वो लोग होते हैं जो कि आप ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे गंदा काम, सबसे जिसमें कि इंसानियत कांप जाए, ऐसा काम क्या हो सकता है? किसी छोटे बच्चे को हर्ट करना, है ना। इससे बुरा क्या हो सकता है? एक बड़े में तो चलो ठीक है, वो भी गलत है, लेकिन ठीक है कि आपकी किसी से लड़ाई होगी, अपने दुश्मनी निकाल ली, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हर्ट करना। इन लोगों की पार्टीज होती हैं जिसमें कि ये सब चीजें होती हैं। अब यूट्यूब पे बताई नहीं जा सकती हैं बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको बताऊं, इसमें ना दो तरह के लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब ज्वाइन क्या, ये अपने साथ दो तरह के लोगों को मिलाते हैं। ज्वाइन करना वर्ड गलत है, क्योंकि ज्वाइन नहीं करते वो, ये उनके साथ में मिलाते हैं अपने साथ में, उनसे काम करवाने के लिए। मतलब ये आप तक आ सकते हैं, आप इन तक नहीं जा सकते। हाँ, दो तरह के लोग कौन होते हैं? बहुत फेमस पॉलिटिशियंस या फिर बहुत फेमस पब्लिक पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, इन लोगों को ये अपने साथ में काम करवाते हैं किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपने साथ में काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्म स्टार्स हुए या फिर फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, है ना, लोग उनको फॉलो करते हैं, इस वजह से ये इनके साथ में काम करवाते हैं। ज्यादातर जितनी फिल्म पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लोग जो उनके साथ में काम करते हैं ना, वो ज्यादातर ब्लैकमेलिंग की वजह से इनके साथ में काम करते हैं। मतलब एक स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। हाँ, सबसे ज्यादा होता है पीडोफिलिया। ये जबरदस्ती जो है, अब मैं क्या क्या बताऊं, कुछ बहुत सारे लिहाज रखना होता है चीजों का। पीडोफिलिया करवाते हैं उनसे और फिर उनके टेप्स बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। वहां से पॉलिटिशियंस को भी ब्लैकमेल किया जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनसे ये काम करवाए जाते हैं। सबसे पहला इनका जो रिचुअल होता है ना, इसमें इनके अलग अलग रिचुअल होते हैं। सबसे पहला जो रिचुअल होता है वो उनका ब्लड रिचुअल होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट से खून निकाल के, अंगूठे से, चेस्ट से, माथे से खून निकाल के इनका ब्लड मिक्स करा जाता है आपस में रिचुअल में। और वो ब्लड इनका जो गॉड होता है ना, जिसको बैफोमेट होता है इनका गॉड, जिसको ही मानते हैं, इल्यूमिनाटी। बैफोमेट, आप उसकी तस्वीर देखोगे ना, उसका चेहरा बकरे का है, बॉडी आदमी की है और उसके दो ब्रेस्ट है। ना वो इंसान है, ना वो औरत है, ना वो जानवर है, तो ये है वो, ये इनका गॉड होता है। तो उसको वो ब्लड रिचुअल होता है जिसमें कि अपना ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हमने अपनी सोल को तुम्हारे सामने गिरवी रख दिया है। अब जो हमें मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ तुम दोगे, बदले में हमने अपनी सोल तुम्हारे पास में रख दी है, ठीक है, तुम जो मांगोगे वो हम देंगे। ये इनका सबसे पहला रिचुअल होता है। इस तरीके से ये वहां पे मतलब अपनी वो देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और समर्पित ऐसे नहीं किया जाता। इसके बाद जो अगला रिचुअल आता है ना, वो आता है फुल मतलब ओबीडियंस का, 100% अपने आप को समर्पित करना। उसके लिए क्या होता है कि भाई अपने आप की बेइज्जती करवाना, अपनी खुद की बेइज्जती करवाई जाती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार आदमी हैं तो वो ऐसे टेप्स बनाएंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, औरतों के कपड़े पहनेंगे, स्कर्ट्स पहनेंगे, कि अपना फुल ओबीडियंस दिखाना है उनको कि भाई हमारी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बैफोमेट के लिए, बैफोमेट की बात कर रहा हूं, इसके गॉड के लिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जिनकी हम इतनी इज्जत करा करते थे, वो कभी कोई स्कर्ट पहन के आ रहा है, कभी फ्रॉक पहन के आ रहा है, कभी मतलब लेडीज गारमेंट्स पहन के आ रहे हैं। ये सब कुछ एक इनका रिचुअल होता है कि भाई हम सब कुछ आपको सौंप रहे हैं, हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि हम जो ऊपर जो टॉप रूल कर रहे हैं ना लोग, इल्यूमिनाटी इनके गैंग के, उनके सामने हम अपना फुल ओबीडियंस दिखा रहे हैं आपको। तो ये इनका चलता है। फिर आपने अभी ये रिसेंट ओलंपिक्स हुए थे, उसमें आपने देखा था ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ था इनका? आपने नहीं देखा?
ओपनिंग सेरेमनी में एक आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, लड़की के स्कर्ट वगैरह पहन के वहां पे डांस कर रहा है। जीसस क्राइस्ट, जिसको वेस्टर्न में सबसे ज्यादा मानते हैं, उसका फुल मजाक उड़ाया जा रहा है। और उनकी पूरी सेरेमनी आप देखोगे ना, पूरी ब्लड से रिलेटेड वो सेरेमनी है। और मतलब ये एक तरह से इनडायरेक्टली ना इन चीजों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि पीडोफिलिया प्लस ये जो चल रहा है आजकल ट्रांसजेंडर वगैरह का, ये सब कुछ चल रहा है। और इसी वजह से आप लोग देखोगे ना, हॉलीवुड में जितनी भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, वो बहुत सारे क्या करते हैं, उनके लड़के को वो लड़कियों के कपड़े पहना रहे हैं, लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना रहे हैं, उनके जेंडर ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन इस तरीके से शेप करी जाती है, क्योंकि उनको देखकर फिर लोग भी वही करेंगे ना। अब इनका गॉड वही तो है, वो ना आदमी है ना औरत है। तो इस तरीके की चीजें ये लोग करवाते हैं कि पब्लिक इनको फॉलो करे, और जो एक बेसिक टेनेट होता है सोसाइटी का, औरत और आदमी का, वो सब कुछ ये खत्म कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में बताने के लिए। इनकी बड़ी बड़ी पार्टीज चलती हैं। इनका एक सिंबल होता है ये वाला, 2 नीचे 2 ऊपर, जो बैफोमेट है ना उसी के ऊपर ये सिंबल है। 2 नीचे का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 2 ऊपर मेरे ख्याल से उसकी ब्रेस्ट को बताते हैं, 2 उसके ऊपर है, और 2 नीचे शायद वो उसके मेल जेनिटिलिया के बारे में शायद बात करते होंगे वो। तो ये सब चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब कि ये ब्लैक मैजिक इतने बड़े लेवल पे चलता है ना, इतनी, अब जैसे इजराइल और इसकी वॉर चल रही है अभी पैलेस्टाइन की, है ना, तो ब्लैक मैजिक जब हमारे दुश्मन को हार्म करता है, तो वहां पे क्या वो करते नहीं होंगे वो लोग एक दूसरे को, वो ब्लैक मैजिक करना, जिन छोड़ना, ये सब चीजें। तो जो हमारे मिलिट्री हमें दिखाई देती है लड़ रही है, वो तो सिर्फ एक फ्रंट है, उसके अलावा कितने फ्रंट पे इनकी लड़ाई होती है, जादू टोना ये सब चीजें, ये बहुत सारे फ्रंट्स पे ये लड़ाई होती है। तो आपको लगता है मिलिट्री वाले भी इन चीजों को जानते हैं कि ये मिलिट्री वाले ही सबसे ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, डेमोनिक पावर चल रही है? हाँ, मिलिट्री वाले ही सबसे ज्यादा इन चीजों को जानते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी आप थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज को, उनकी पॉलिटिक्स को आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, फॉलो करोगे, तो आपको ये देखोगे कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जहां पे कि वाइट लोग रहा करते थे, वहां पे धीरे धीरे अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्री से मुस्लिम्स का और अफ्रीकन को बहुत ज्यादा वहां पे भेज रहे हैं। मतलब कि पूरा ऐसा होने लग गया है कि कुछ सालों बाद ना जो व्हाइट्स हैं वो तो माइनॉरिटी रह जाएंगे वहां पे, और जो मुस्लिम्स और अफ्रीकन हैं वो सारे वहां पे जबरदस्ती, मतलब वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और जब आप ये चीज देखोगे, इसकी तह में जाओगे कि ये सब करवा कौन रहा है, तो हर एक चीज के पीछे, चाहे वो एजेंसीज जो इनको पीछे भेज रही हैं, मुस्लिम्स को भेज रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उन सब के पीछे आपको ज्यूज मिलेंगे। ज्यूज जो इजराइल के लोग हैं। जबकि ज्यूज और मुस्लिम्स के दुश्मनी, तो सोचने की बात है कि जब ज्यूज और मुस्लिम्स की दुश्मनी है, तो मुस्लिम्स को ही वो इन कंट्रीज में क्यों भेज रहे हैं? तो मेरा अपना ये मानना है कि ये इसलिए भेज रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये इस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि पूरी दुनिया ही मुसलमानों के खिलाफ हो जाए और बहुत बड़े लेवल पे मारकाट मचे, जिसमें कि बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम्स को खत्म करा जाए। तो ये अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा है ना, आप थोड़ा सा फॉलो करके तो आप देखोगे, स्पेन में, पेरिस में इतनी मतलब नॉन वाइट पॉपुलेशन वहां पे आ चुकी है, मुस्लिम्स और ब्लैक्स की पॉपुलेशन वहां पे आ चुकी है कि मतलब आप सोच के देखो, ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर, वहां के मेयर्स वगैरह बन रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के बन रहे हैं। आयरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मुस्लिम बन गया है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो है वो एक मुस्लिम बना है। तो ये ना जानबूझ के ये सब चीजें, ये सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में लोग मुस्लिम्स के ही खिलाफ हों और मारकाट करी जा सके इन सब चीजों में। और ईरान, इजराइल वगैरह, ये इन सब की इतनी दुश्मनी है। ईरान में तो ये सब कुछ इतना ज्यादा होता है, ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें, तो ये पता नहीं क्या क्या ये सब लोग करते होंगे। खैर, ये तो हमारी सोच से भी परे ये सब चीजें। लेकिन आपको नहीं लगता भाई कि ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन पर लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम वाले स्टेटमेंट? लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं ना, उनको खुद देखने को मिलेगा। आप फ्रांस में पेरिस को उठा के देखो, पेरिस की कोई गली ऐसी नहीं बची है
जहाँ पे कि व्हाइट्स लोग मतलब घूमते आपको दिखाई दें वहां पे हर जगह। और मैं मुस्लिम से कुछ खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स को जबरदस्ती वहां पे भेजा जा रहा है। मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा, बट एक टाइम पे जबरदस्ती मुस्लिम्स को भेजा जा रहा है कि इतना बड़ा वॉर क्रिएट हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो इजराइल एक बहुत बहुत ही छोटा सा देश है और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो है ना, ये कई डेकेड्स पहले से तैयारी करके रखते हैं कि 20 साल बाद 30 साल बाद क्या क्या हम देखना चाहते हैं दुनिया में। ये इनकी पहले से तैयारियां चल रही होती हैं। हाँ, और एक और चीज मैं बताऊं, जैसे मैं अभी ओलंपिक्स की बात कर रहा था, ओलंपिक्स में जीसस का किस तरह से मजाक उड़ाया गया और जो उनकी सेरेमनी पूरी ब्लड बाथ वहां पे दिखाया गया। जो उनका हेड था पूरी सेरेमनी का, वो एक जीव था इजराइल का। एक मोटी सी औरत थी जो कि मतलब जीसस क्राइस्ट को मॉक करके वहां पे बिठाई गई थी, वो जीव थी इजराइल की। मतलब इजराइल की नहीं थी लेकिन जीव थी वो। तो मतलब आप किसी भी इस तरह की चीजों पे के पीछे तह में जाओगे ना, अमेरिका के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन बैंक्स के जो बड़े बड़े सीईओज वगैरह हैं, ज्यूज हैं, आपको हर एक चीज के पीछे ज्यू दिखाई दे जाएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि ज्यूज के कुछ खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जो है वो है यार, ये कर रहे हैं ये लोग, ये सब चीजें ये लोग, तो क्या ही कर सकते हैं तो। और मेरा तो पूरा मानना है कि आने वाले टाइम में इन लोगों की पूरी तैयारी है कोई बहुत ही बड़े लेवल की मारकाट होने की। मतलब तलवारों से तो नहीं होगी मारकाट, बॉम्ब्स वगैरह चलेंगे, मिसाइल चलेंगी, ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये तैयारियां चल रही हैं इनकी बहुत बड़े लेवल की। खैर, भूतों पे वापस आते हैं हम लोग। आज परवीन भाई ने अपना दिल भर के बता दी इल्यूमिनाटी के बारे में, जो उनके व्यूज हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यूट्यूब पे जो है ना हम बता नहीं सकते हैं ये चीजें, क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो अलाउ नहीं करती हैं इन सब चीजों को। जैसे कि मैं कुछ बच्चों के बारे में बताने वाला था, वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि सही यूट्यूब फिर वीडियो रोक देगा या मोनेटाइजेशन रोक देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर क्या पता पब्लिक भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए उससे। हाँ, थोड़ा सा कंटेंट उस तरीके का लाते हैं। जहाँ पर वापस आते हैं हॉरर कंटेंट पे, तो बताओ भाई कोई और किस्सा जो आप बताना चाहें। वेस्ट कंट्रीज में इसको बोलते हैं सक्यूबस और इनक्यूबस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, सक्यूबस और इनक्यूबस बेसिकली होता क्या है ना, जितनी भी पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है ना, इनमें एक एंटिटी इस तरह की होती है, हालांकि ये भी नॉर्मल आत्माएं होती हैं, लेकिन ये इंसान के पीछे सिर्फ और सिर्फ पड़ती हैं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो जो मेल एंटिटी होती है जो कि फीमेल के पीछे पड़ती है उसको तो बोलते हैं इनक्यूबस, और जो फीमेल एंटिटी होती है जो कि लड़के के पीछे पड़ती है, ज्यादातर जवान कुंवारे लड़कों के पीछे ये चीजें पड़ती हैं, उसको बोलते हैं सक्यूबस। मैंने कई साल पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसका नाम था सेक्स डीमंस करके, जिसपे मैंने कुछ स्टोरीज बनाई थी। तो उसके बाद में बहुत सी ज्यादातर लड़कियों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने मेरे को बताया था कि उनके साथ में इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत लड़कियों के साथ में ऐसा होता है कि सोते हुए जो है ना उनको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उनके साथ में छेड़खानी कर रहा है, उनके पास आ रहा है। और मेरे को तो यकीन ही नहीं होता था, मतलब उस टाइम पे जब ये बता दी थी कि ये चीजें इतनी कॉमन है, क्योंकि ऐसी चीजें लड़कियां बता भी नहीं सकती हैं, अपने घर में भी नहीं बताती हैं किसी को, और दूसरे लड़कों को भी नहीं बता पाती हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन होता है। अब खैर ऐसी एक मैं आपको सक्यूबस की स्टोरी सुनाता हूँ। ये मेरे को बिहार से भेजी थी मेरे एक व्यूअर ने कई साल पहले। तो बेसिकली ये बताते हैं कि पटना में ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे ये कोचिंग के लिए गए थे। तो जिस हॉस्टल में रहा करते थे वहां पे इनका एक रूम पार्टनर था, उसका नाम था हिमांशु, वो भी बिहार का ही रहने वाला था लड़का। और ये उन दिनों कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने आर्मी के पेपर की भी तैयारी उनकी चल रही थी। तो 3-4 महीने एक साथ रहे ये दोनों, तो इनकी दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, हिमांशु की और इस लड़के की। तो ये जो लड़का था हिमांशु, अररिया जिले का रहने वाला था। अररिया एक जिला पड़ता है बिहार में, हिमांशु वहां का रहता था। तो इन्होंने अपना आर्मी का एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम इनका क्लियर हो गया था, और रिटन एग्जाम क्लियर हुआ तो इसके बाद में सिर्फ इनका फिजिकल टेस्ट बचा था। फिजिकल टेस्ट होते के साथ में इनकी जॉब कंफर्म हो जाती। तो रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद हिमांशु ने बोला इससे कि यार अब जो है मैं फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने के लिए अपने गाँव जाता हूँ, और इतना क्या कि अपना ये गाँव चला गया। और जबकि ये जो दूसरा लड़का था दूसरे टेस्ट की भी तैयारी कर रहा था, तो ये वही कोचिंग सेंटर पे रुका रहा। और
फिर वहां जाने के बाद में उन दोनों फोन वगैरह भी नहीं होते थे, तो इससे इतनी बात भी नहीं हो पाती थी इसकी हिमांशु से। लेकिन फिर 2 महीने बाद वही लड़का हिमांशु अचानक से वापस अपने रूम पे आ गया, इनके जहाँ पे हॉस्टल में रहा करता था। तब तक के लड़का हॉस्टल में ही रहता था, और हिमांशु के साथ में ना उसका बड़ा भाई भी आया था उसको छोड़ने के लिए। लेकिन ये बताता है लड़का कि जब हिमांशु गया था ना 2 महीने पहले, तो उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि फिजिकल तैयारी करता था वो, अच्छी हाइट थी, स्मार्ट था लड़का, तगड़ी बॉडी थी। लेकिन 2 महीने बाद जब वो आया तो बहुत ही पतला हो चुका था, सूख चुका था, जैसे कि रस निकाल लिया हो उसका पूरा उसकी बॉडी में से। तो उसके भैया आए, 2 दिन रुके उसके साथ में, और फिर वो चले गए उसको छोड़ के। उसको बोल के गए कि हिमांशु का थोड़ा ध्यान रखना, इतना बोल के वो चले गए। तो इसने उससे पूछा हिमांशु से कि हिमांशु तेरे को क्या हो गया, तू बीमार हो गया था क्या, क्या मतलब तू इतना कमजोर कैसे हो गया? लेकिन हिमांशु बताता नहीं था इसको। लेकिन फिर 3-4 बार इसने उसको इंसिस्ट किया, तो फिर इसने हिमांशु ने इसको सारी बात बताई। तो उसने बताया कि हुआ क्या था हिमांशु ने, कि जब ये गांव में गया अपना, तो फिजिकल टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट क्लियर करने की खुशी में ये बहुत पढ़ाई करने लग गया, और आगे दूसरे एग्जाम्स की भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। और इनके गांव के बाहर ही एक सरकारी स्कूल था, और उसी सरकारी स्कूल में बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था, जिसमें कि रोज सुबह सुबह 5 बजे दौड़ लगाने जाया करता था। तो रात भर ही अपना जो है 11-12 बजे तो पढ़ाई करता, और सुबह सो के फिर 5 बजे दौड़ लगाने चला जाता। लेकिन एक रात क्या हुआ, पढ़ाई करते करते इसको रात में टाइमिंग का पता ही नहीं चला, और रात में पढ़ाई करते करते उसको 2-2:30 बज गए। फिर उसने टाइम देखा तो उसने सोचा कि यार अब तो 2:30 तो बज ही गए हैं, अब मैं सोऊंगा तो मैं 5 बजे उठ नहीं पाऊंगा, और जो है मेरा फिजिकल रूटीन फिर खराब हो जाएगा। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में दौड़ लगा आता हूँ और आके फिर आराम से सो जाऊंगा। और इतना सोचे कि रात के 2:30-3 बजे ही अपना उस स्कूल में पहुंच गया। अब रात का तो टाइम था ही, और सुबह मतलब ये अक्टूबर या नवंबर का महीना था, तो उसने हल्की सी जैकेट भी पहनी हुई थी, और रात के टाइम पे तो 2:30-3 बजे वैसे ही थोड़ा सर्दी हो जाती है गाँव में। तो अपना पतली सी जैकेट वहां पहन के गया, और स्कूल में जब ये पहुंचा तो उसको ठंड लगने लग गई। तो उसने जाते ही दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, और 3-4 किलोमीटर दौड़ा तो उसका पूरा बदन पसीने से तर हो गया, और थका भी हुआ था क्योंकि सोया नहीं था पूरी रात से। तो उसने अपनी जैकेट उतार दी, लोअर उतार दिया, और अपने खाली शॉर्ट्स में वहीं पर ही ग्राउंड में लेट गया पसीने सुखाने के लिए। अब नींद तो इसको आ ही रही थी, तो लेटे लेटे इसकी आंख लग गई, वहीं पर ही सो गया। अब इसको ये नहीं पता कि कितनी देर इसकी आंख लगी, लेकिन फिर एक ठंडी हवा के झोंके से इसकी आंख खुली, जैसे कि कोई चीज इससे आके टकराई हो। एकदम से टकराई तो ये उठा, देखने लगे कि आसपास क्या है, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसको हल्का सा जो है सर्दी से महसूस होने लग गई। लेकिन तभी सामने जो सरकारी स्कूल था ना, सरकारी स्कूल के साथ में पेड़ से लगे हुए थे, झाड़ियों का सा इलाका था वहां, और हल्की हल्की धुंध भी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो वहां से इसको पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अच्छा, जैसे कि पायल बज रही हो कोई किसी लड़की की। तो ये लड़का बताता है कि ये बहुत ही वैसा नहीं था कि डरपोक टाइप नहीं था, बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था। और ये बताता है कि इसने कई बार सांपों को भी अपने हाथ से पकड़ के मारा था, और जब दूसरे गांव वालों से लड़ाई होती थी लड़ने भी जाता था। मतलब कि ऐसा टाइप लड़का नहीं था कि डर जाए, हिम्मत वाला लड़का था। लेकिन उस टाइम पे इसको एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। लेकिन वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वो उसका डर महसूस हुआ, फिर वो जो डर वाली फीलिंग्स थी ना इसकी, वो एकदम से लस्ट वाली फीलिंग्स में बदल गई। मतलब इसके मन में सेक्स वाले विचार आने लगे। और ये बताता है कि एक टाइम पे तो ये ऐसा बदहवास हो गया, उस पायल की आवाज के पीछे जाने लगा। अच्छा, जैसे कि उसको बस वो लड़की चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको उस लड़की को देखना है और उससे मिलना है। पर लड़के का ऐसा व्यवहार था नहीं, लड़का तो सीधा लड़का था, पढ़ाई करने वाला लड़का था। लेकिन एकदम से इसके दिल में पहले तो डर वाली फीलिंग आई, लेकिन फिर डर वाली फीलिंग की जगह लस्ट वाली फीलिंग आने लगी, और ये अंधेरे में ही जो है ढूंढता आगे जाने लगा। फिर अंधेरा तो था ही, फिर इसका पता नहीं किसी पेड़ से सर टकराया, और सर टकराते के साथ ही यहाँ पे गिर गया, और उसकी आंखों का अंधेरा छा गया। इसने उस टाइम पे कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और जूते पहने हुए थे, स्पोर्ट शूज जो उसके थे। अब अंधेरा छाया तो उसके बाद जब इसकी आंख खुली ना, तो इस स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट के अंदर पड़ा हुआ था, और इसने एकदम से आंख खुली तो देखा कि अरे ये तो बाहर से जो खिड़की थी वहां से रोशनी आ रही थी हल्की हल्की। मतलब रात में तो हो जाता है, आंखों को दिखाई दे जाता है बाहर से रोशनी से। तो उसने देखा कि ये मैं इस टॉयलेट के अंदर कैसे पहुंच गया। तो ये जल्दी से उठने लगा,
तो जब ये उठने लगा ना तो उसको महसूस हुआ जैसे इसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ है। तो एकदम से पहले तो ये बदहवास सा था, लेकिन फिर जब उसको महसूस हुआ तो उसने देखा कि कोई लड़की इसके ऊपर बैठी हुई है। साफ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन ये पता चल रहा था कि कोई लड़की है, और उसके बाल, उसकी लटें इसके चेहरे के ऊपर आ रही थी, और वो इसकी बॉडी को गलत तरीके से छू रही थी वो लड़की। और फिर वो उसके ऊपर बैठ के वो झूमने लगी वो लड़की। मतलब पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ गलत कर रही है, और लेकिन इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं थी। और ये बताता है कि इतनी बुरी तरह डर गया, इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे बहुत कोशिश करके इसने जो है हनुमान जी का नाम लिया और जोर जोर से चिल्लाया। अब एकदम से जैसे ये चिल्लाया ना तो एक आवाज निकली इसके गले से। तो जब पहली आवाज निकली तो उसको थोड़ी सी हिम्मत लगी कि अब मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी है। फिर उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे इसने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया तो वो लड़की एकदम से उठ के कोने में जाके खड़ी हो गई और इसे बोलने लगी कि तुम ये जो बोल रहे हो ये बोलना बंद करो। तो लेकिन ये उसने बोलना बंद नहीं किया। फिर वो लड़की फिर से रोती, इस बार रोती भी इससे बोली कि मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बस तुम ये जो भी बोल रहे हो ये बोलना बंद करो। लेकिन तब तक इसकी भी थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी, और ये वैसे ही बोलता बोलता हनुमान चालीसा बोलता बोलता वहां से भागता हुआ अपने घर आया और घर में आके सीधा सो गया। अब वहां पे ये सो तो गया, और लेकिन इसने जब ये घर पहुंचा तब तक भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हुआ था। घर पे आके चुपचाप सा डर के मारे सो गया। लेकिन उस दिन के बाद से ये रात में सोते सोते अजीब अजीब आवाजें निकालता, मोर्निंग की आवाजें निकालता, मोन्स मतलब गलत टाइप की आवाजें निकालता अपने मुंह से। तो उसके घर वालों ने ये नोटिस करा, और साथ में इसकी सेहत भी एकदम से डाउन होने लगी। तो उसके घर वालों ने इसको किसी को दिखाया, किसी बाबा को। तो उस बाबा ने इसकी बॉडी के ऊपर ही उस लड़की के आत्मा को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तू कौन है और क्यों इस लड़के को परेशान कर रही है। तो उस लड़की ने बताया कि मैं उसे स्कूल में पढ़ा करती थी और मेरा एक लड़के के साथ में चक्कर था, कि दूसरे गांव का लड़का था, हम चोरी छुपे मिला करते थे। लेकिन एक दिन मेरे घर वालों ने जो है हमें मिलते हुए देख लिया, और हमें जब देखा तो उन्होंने मेरी बहुत पिटाई करी, और उस लड़के को उन्होंने पिटाई करके डांट टपटा के वहां से भगा दिया। तो उसके बाद वो लड़का जो है वो गांव छोड़ के अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे चला गया, और मैं अकेली रह गई। और मेरे को इस बात का इतना दुख हुआ कि मैं अकेली रह गई। तो मैंने एक दिन घर से जहर लिया और अपने स्कूल के टॉयलेट में जाके जहर पी लिया, और मेरी आत्महत्या हो गई। तो वहां पे उसकी जान चली गई। और उस दिन जब मैंने इस लड़के को वहां पे दौड़ लगाते देखा तो इसको देख के ही मेरा जो दिल इसके ऊपर आ गया, और उस दिन से ही मैं इसके साथ में रहती हूँ, और अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगी हमेशा। फिर उस बाबा ने किसी तरह इसका इलाज करा, इसको ताबीज वगैरह पहनाया, और उस बाबा ने इसके घर वालों से बोला कि तुम एक काम करो, अगले 2-3 महीने के लिए इसको यहाँ से, इस गाँव से दूर छोड़ो, इस गाँव में आने मत देना इसको। तो दूर तो इसका वही कोचिंग सेंटर था, तो उसके भैया वही कोचिंग सेंटर पे ले आए इसको। तो कोचिंग सेंटर पे आया तो इस लड़के ने पूछा, जिसको स्टोरी बता रहा है ये सारी, कि भाई अब तो तू सब ठीक है ना हिमांशु? तो हिमांशु बोला कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर वो लड़का क्या है, वो रात में नोटिस करता है कि रात में सोते सोते ये फिर से वही अजीब अजीब सी गंदी गंदी आवाजें निकालता अपने मुंह से, जैसे कि इसके साथ में कुछ हो रहा है। तो 2-4 दिन तो उसने उससे मतलब अनदेखा किया, अनसुना किया, और उससे पूछा कि यार हिमांशु तू तो कह रहा था कि तू ठीक हो गया, लेकिन मेरे को तो लगता है कि तेरे साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। तो हिमांशु बोलता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। लेकिन फिर इसकी भी पढ़ाई जो ये डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि रात में ये पढ़ता था लेकिन हिमांशु इस तरह की हरकत करता था। तो एक दिन इसने हिमांशु के बड़े भैया को फोन करके बता दिया कि भाई हिमांशु इस तरह की हरकतें कर रहा है, और उनको सारी बात बता दी। तो जब हिमांशु को पता चला ना कि इसने मेरे भैया को ये सब कुछ बता दिया, तो वो पहले तो उसके ऊपर चिल्लाया, गुस्सा करने लगा कि तूने क्यों बताया। और फिर गुस्सा करते करते उसकी आंखों में ऐसा खून सवार हुआ, वो बिल्कुल उसको मारने के लिए चढ़ गया। वो ये बताता है कि वो तो अच्छा हुआ हॉस्टल के आसपास के लड़के आ गए, उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो ये तो मेरी गर्दन ही काट देता उस दिन। उसकी आंखों में ऐसा खून सवार हो गया था उस टाइम पे। लेकिन फिर अगले दिन इसके भैया आए और इसको अपने साथ लेकर चले गए। और इस घटना के बाद में ये लड़का भी इतना घबरा गया था कि इसने भी फिर वो हॉस्टल खाली कर दिया। लेकिन घर जाने के 1-1.5 महीने बाद इसने हिमांशु के भैया को कॉल करके पूछा कि भैया हिमांशु की तबीयत ठीक वगैरह हुई क्या सही है उसकी हालत? तो उसके भैया ने बताया कि नहीं, उसकी जो दिमागी हालत है वो खराब हो चुकी है,
और अभी उसका इलाज चल रहा है और उसको बता रहे थे वो किसी बड़ी मेडिकल में उसको लेकर जाने वाले हैं, शायद दिल्ली में लेकर आने वाले थे एम्स में उसको। तो कहने का मतलब कि ये चीज लगती तो एक सेकंड में है, मतलब एक सेकंड लगती है चीज लगने में, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, महीनों सालों गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी इलाज मिल नहीं पाता पूरी तरह। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। बताओ बंदा किस तरीके से घेरे में आ गया, ना कोई गलती ना कुछ। हाँ अच्छा भला उसका जो है कुछ टाइम बाद फिजिकल भी 100% उसका क्लियर हो ही जाता लड़के का और लाइफ स्टार्ट हो जाती, लेकिन इस तरह की चीजें वही है ना कि एक भूल एक गलती जल्दी उठ के चले जाना, बस वही। हाँ वही। भाई आपके अकॉर्डिंग ये जो एंटिटीज होती है इनका क्या टाइम होता है एक्टिव होने का? यार मेरे एक्सपीरियंस में तो ना इनको कोई ऐसा टाइम नहीं होता है, ये 24 घंटे एक्टिव रहती है, लेकिन जिस टाइम पे ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है ना वो रात का टाइम होता है, जबकि सब लोग सो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हमारे पुराने घर में फाइल की आवाज सुनाई देती थी, तो उसका ऐसा कोई टाइम नहीं था, वो 10 बजे भी रात में सुनाई देती थी, 10:30 बजे भी, रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, कोई पक्का टाइमिंग नहीं होता। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ना 2 से 3 बजे का टाइम जो ऐसा होता है, ये बहुत ही खतरनाक टाइम होता है। इस टाइम पे ये चीजें सबसे ज्यादा वो होती हैं, एक्टिव होती हैं। और मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5-2 साल से अभी कुछ महीने पहले तक मेरी हर रात 3 बजे आंख खुल रही थी। हर रात मेरी अपने आप 3 बजे आंख खुल जाती थी। तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि रात में 3 बजे आंख खुलने का क्या मतलब है। तो पता लोग क्या बता रहे कि कोई एंजल है, कोई हायर एंजल्स हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जबकि मुझे पता था ये कोई एंजल वेंजल नहीं है, ये कोई भाई बुरी चीज है जो कि परेशान कर रही है। क्योंकि इस टाइम पे मतलब आप यूं लगा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंख 3 बजे खुलनी ही खुलनी है। ना 3-2 ना 5, ना 3-2 ना 3-5 ना 3:15 ना 2:45, 3 बजे एग्जैक्ट 3 बजे। कई बार ऐसा होता था कि आंख खुलती थी तो मैं टाइम नहीं देखता था फोन में, मैं सोचता था कि चल थोड़ी देर बाद 5-10-15 मिनट बाद टाइम देखूंगा। तो अगर मैं 15 मिनट बाद टाइम देखता था, 3:15 हो रखी होती थी फोन में, और मैं अपनी वाइफ को उसी टाइम पे उठा के बताता कि देखना फिर मेरी 3 बजे आंख खुल गई। तो ऐसा होता था। लेकिन फिर मैं गुरुजी से मिला था, एक गुरुजी हैं, उसके बाद से फिर मेरी रात में 3 बजे आंख खुलनी बंद हो गई थी। वैसे उन्होंने बताया कुछ था? वो बताते नहीं है, वो गुरुजी कुछ भी नहीं बताते, वो सिर्फ इलाज करते हैं, वो कुछ भी नहीं बताते हैं। मैंने उनसे बहुत पूछा गुरुजी कुछ तो बताओ, वो कहते नहीं, ये सब चीजें गुप्त रखने की होती हैं, तो तुम्हें क्या करना जान के। अब भी कभी कभी ऐसा होता है, मेरी आंख 3 बजे खुल जाती है। अब परसों आंख खुली थी, अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई ना, रात में आंख खुलती है तो सबसे पहले घड़ी पे टाइम जाता है कि भगवान 3 ना बजे हो रात के, 3 ही बज रहे। परसों आंख खुली थी तब 3:45 हो रहे थे उस टाइम पे। तो जब 3 नहीं बज रहे होते ना, तो मेरे को बड़ा सुकून महसूस होता है कि हाँ चलो 3 नहीं बज रहे। इसका मतलब ये है कि वो चीज अब नहीं लग रही है मेरे पीछे। 3 बजे आंख खुलने का मतलब ये है कि भाई वो चीज अभी भी पीछे लगी हुई है। और पिछले 1-1.5 साल में मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है अभी भी, आप यकीन नहीं मानोगे अक्षय, पिछले 1-1.5 साल में मेरा वेट, मतलब व्यूअर्स भी मेरे को बोलते हैं कि आपका इतना वेट कैसे कम हो गया। मैं सच बताऊं, ये ना अचानक से एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि अचानक से आपकी लाइफ में, वेल्थ में, चैनल पे, और अचानक से इतने वेव्स आए, चैनल हैक हुआ, तबीयत इतनी खराब हो रही है, अभी भी मेडिसिन एंड ऑल। मैं आपको बताऊं अक्षय, जब ये चीजें आपको परेशान करती है ना, ये आपको चारों तरफ से घेरती हैं। आपकी लाइफ का एक भी ऐसा जो है मतलब रास्ता नहीं छोड़ती हैं जहां से आपको सुकून महसूस हो सके। आपको फाइनेंशियली आप खत्म कर देंगी, आपकी फैमिली में परेशानी कर देंगी, आपकी हेल्थ खराब कर देंगी। आप जहां पे जॉब करते हो, कैरियर आपका है वहां, चलो मैं चीजें बताता नहीं हूँ कभी भी, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब सब चीजें स्टार्ट हुई थी ना मेरे साथ में होना, ये सबसे पहले मेरे फादर के साथ में हुई थी। मेरे फादर 1 साल हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, मेरे फादर के साथ में हुई थी। फादर की फिर लास्ट में डेथ हो गई थी, 1 साल इलाज करा उनके बाद में, उसके बाद में फिर मेरे साथ ये सब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं जहां पे जॉब करता था ना, मेरा बहुत अच्छी चल रही थी वहां पे जॉब। जैसे मैंने बताया मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो पोस्टिंग होती है हमारी अलग अलग। तो वहां पे मेरा ट्रांसफर हो गया एक ऐसी जगह पे
जहां पे मैं इतना मेंटली परेशान हो गया, मेरे को 5 मिनट तक का टाइम नहीं लगता था दिन में फ्री होने का, इतना मतलब पब्लिक डीलिंग होती थी वहां पे। मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता था वहां पर, और उन्हीं दिनों मेरे फादर जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं मेंटली इतना परेशान हो गया था, और फादर के इलाज में इतनी परेशानियां आ रही थी, मतलब उनकी खून पतला करने की दवाइयां चलती थी, साथ में उनके पैर एक सड़ गया था, वहां पे ऑपरेशन चलता था, तो खून पतला करने की दवाइयां चलेंगी तो ऑपरेशन में फिर ब्लड रुकेगा नहीं, वो नहीं करेंगे तो फिर खून मोटा होता जाएगा, वो हार्ट तक पहुंचेगा नहीं, पैरों तक पहुंचेगा नहीं। तो मतलब इस तरीके से चीजें घेर लेती है ना। फिर उसके बाद में मेरे पापा जब बीमार पड़े थे, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने जितना अपनी लाइफ में कमाया था ना, मेरी सारी सेविंग्स 1 महीने के अंदर खत्म हो गई थी। इतना बिल बैठ गया था मेरा 1 महीने में। जॉब से मैं था ही परेशान। उसके बाद फिर पापा भी खत्म हो गए, पापा भी नहीं बच सके। फिर मेरे साथ में इतना, मतलब मैं आज की डेट में अपनी शक्ल देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को क्या हो गया। पर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरा ऐसा मुंह हुआ करता था, ये टी शर्ट मेरी ऐसी फंसा करती थी, टाइट टी शर्ट हुआ करती थी। जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। कुछ व्यूअर्स तो पूछते हैं, सर हमें भी बताओ कि पतला कैसे हो गए आप, डाइटिंग करते हो क्या? मैं तो ये बोलता हूँ भाई, मैं डाइटिंग नहीं करता, ये भूतों के चक्कर में मैं हो गया हूँ। ऐसी डाइटिंग को हाँ, मैं तो चाहता हूँ मोटा होना, लेकिन मैं हो ही नहीं रहा हूँ मोटा। और जो है ये चीजें हर एक आपकी फैमिली में जो है परेशानियां होने लगती हैं, फैमिली मेंबर्स लड़ने लगते हैं आपस में, तो इतना हर चीज, हर चारों तरफ से आपको घेर लेती हैं ये चीजें। आपको लग रहा है कि इस टाइम पे घेरी हुई है चीजों? यार अब चल रहा है इलाज, चल कर तो रहे हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, मुक्ति मिल जाए इन सब चीजों से। क्या लग रहा है भाई, गलती क्या रही होगी? देखो मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। ये उसी घर से चल के तो नहीं आ गया जो आप? नहीं, जहां तक मेरे को पता चला है, ये किसी का कुछ करवाया हुआ है, हमारे किसी रिश्तेदार का कुछ करवाया हुआ है। वही है ना, कोई आगे बढ़ता है लाइफ में, बर्दाश्त नहीं करा जाता ना हर किसी से। सब चाहते हैं कि नहीं ये कैसे आगे बढ़ गया है, इसको दबाओ नीचे। भाई हमारी तरफ से हम तो अच्छा ही सोचेंगे, आप हमारे सीनियर हो, थैंक यू। इतने सालों से काम कर रहे हो, बल्कि जो अप एंड डाउन आपके साथ हो रहे हैं, हमारा तो उसमें सपोर्ट ही है कि कहीं ना कहीं बस आपके अप में रहे, डाउन, और मतलब हम यही चाहेंगे आपके डाउन में रहे, कहीं ना कहीं जैसे भी हो सके सपोर्ट करें। जिस तरीके से आप आए, आपने सारी चीज़ें बताई, बस ऑडियंस ये देख पाती है कि आप ना दिल के बहुत साफ इंसान हो। कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स होते हैं वो रखते हैं, और आज हमारे चैनल पे आपने इतनी पर्सनल चीज़ अपनी बताई है जो शायद मेरे को नहीं लगता कि मैं भी कभी इस तरीके से बता पाऊँ कि किस किस की इन्वॉल्वमेंट कहाँ आ जाती है और किस तरीके से चीज़ें बन जाती है। कितने लोग होंगे जो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई किस तरीके से थे, किस तरीके से हो रहे हैं, किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, एकदम से इतने सारे फ्लक्चुएशंस लाइफ में आए हैं। एक बोलते हैं ना खुशनुमा जो चेहरा होता है वो कैसे एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाता है, अफसोस दिखने लगता है। बस मैं यही कहूँगा कि सलामती रखें, भगवान आशीर्वाद रखे, चीज़ें बिल्कुल ठीक रहे। ऑडियंस तो भाई आपको प्यार करना देखो कभी छोड़ेगी नहीं, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। हमारी ऑडियंस है वो आपके पास है, आपकी ऑडियंस हमारे पास आती है। एट द एंड में यही बोलूँगा भाई, परवीन भाई को आप ऑलरेडी जानते हो, हिंदी हॉरर स्टोरीज नाम से उनका चैनल है। बीच में बहुत ज़्यादा उनके साथ दिक्कत हुई तो उनके रीच पे भी बहुत फर्क पड़ी थी, कहीं ना कहीं उनका चैनल हैक हुआ था। जब हमारे पास चीज़ आई, बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की गई, फाइनली वो चैनल वापस मिला। अभी वो काफ़ी जो है जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्टेड लोगों के पास आ रहे, जैसे हमारे चैनल पे हैं। तो सबसे पहले तो भाई सपोर्ट करने के लिए उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, कहीं ना कहीं जाके आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, या फिर भी अगर उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। और फिर आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हम गेस्ट के साथ साथ अपने सब्सक्राइबर्स को भी इन्वाइट करें। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। सिंपली व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर आप अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी, उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है। और अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं तो अभी ही कमेंट में मेंशन कर देना कि परवीन भाई को एक बार दोबारा बुलाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक वो पार्ट 3 के लिए आए वो बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल लाइन पे आ जाए, और वो आके बताए कि उन्होंने कमबैक कैसे करा इन चीजों का। हालांकि मैं यही चाहूंगा कि उनकी हेल्थ हमेशा बिल्कुल सही रहे,
और कभी आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा। भाई जो नए व्यूअर्स आए चैनल पे उन्हें ऐसी ही नई नई चीजें मिलती रहेंगी, नए गेस्ट आते रहेंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे जो अपनी आप बीती आपके सामने रखेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और जो हमारी ऑडियंस है वो जाएंगी परवीन भाई के चैनल पे, उन्हें भी सब्सक्राइब करेंगी, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेगी। एट द एंड यही बोलूंगा, ध्यान रखिए, सतर्क रहिए जितना हो सके। और भाई वीडियोस को देखते रहो, प्यार करते रहो। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।